नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, विपक्ष ने यानी इंडिया गठबंधन ने आज ऐसी गुगली फेंकी है कि बीजेपी या कहें तो पूरा का पूरा एनडीए चारों खाने चित्त हो सकती है। और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दरअसल विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सारे विपक्षी दलों के नेताओं की मौजूदगी में घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार हैं। आपको बता दूं कि सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त रहे हैं और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, राजनीति में वो कभी नहीं रहे, लेकिन अब वो उपराष्ट्रपति, आप तस्वीर देख रहे हैं, अब उपराष्ट्रपति पद के विपक्ष के ये उम्मीदवार हैं। एनडीए ने तो महाराष्ट्र के राज्यपाल और पूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। मोदी ने विपक्ष से अपील भी की थी कि वो राधाकृष्णन को समर्थन दें, लेकिन विपक्ष ने अब उपराष्ट्रपति चुनाव को भी विचारधारा से जोड़कर बता दिया है कि अब मोदी की मनमानी नहीं चलेगी। राधाकृष्णन का नाम तय करने के बाद मोदी ने समर्थन मांगा, यह आप जानते हैं। और जबकि राधाकृष्णन का जब नाम नरेंद्र मोदी या वो पूरा का पूरा कुनबा, एनडीए का कुनबा अगर नाम तय कर रहा था तो उस वक्त विपक्ष से बात क्यों नहीं की गई, ये बात विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि धनखड़, जी हां, जगदीप धनखड़ के साथ जो व्यवहार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, विपक्ष उस पर उसे घेर रहा है और वो ऐसा नाम उपराष्ट्रपति के लिए चाहता था जो दलगत राजनीति से पूरी तरह से ऊपर उठकर काम करे। इसीलिए आंध्र प्रदेश से आने वाले बी सुदर्शन रेड्डी का नाम तय हुआ है। यहां विपक्ष ने मोदी को एक और झटका दिया है। चंद्रबाबू नायडू के सामने अब यह दुविधा रहेगी कि वे एनडीए उम्मीदवार का साथ दें या फिर अपने राज्य के उम्मीदवार का साथ दें। वैसे भी रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में होने की सुगबुगाहट है ही, और ऐसे में अगर नायडू भी विपक्ष के साथ आते हैं तो फिर मोदी सरकार के लिए खतरे और बढ़ेंगे। बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान करने में खास बात यह रही कि आम आदमी पार्टी भी इस बार साथ है, यानी विपक्ष पूरा एक है और एनडीए में फूट हो रही है। आइए जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये नाम का ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए। यूनाइटेडली द अपोजिशन पार्टीज हैव नॉमिनेटेड Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly. तो ये 1946 के जन्मे हुए और एक लंबा अनुभव है, लंबा इतिहास है, और इसलिए यहाँ पर बी सुदर्शन रेड्डी, और सबसे बड़ी चीज़ कि दलगत राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, जस्टिस रह चुके हैं, और ये संयुक्त रूप से अब इंडिया गठबंधन और विपक्षी दलों के उम्मीदवार हैं। अब दूसरी बात यहाँ साफ साफ है कि दोनों कैंडिडेट एक तमिलनाडु से आते हैं जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं इस वक्त, और दूसरी तरफ अब सुदर्शन रेड्डी हैं जो हैं तो आंध्र प्रदेश के यानी दक्षिण के ही हैं। और अब एक मुकाबला है दक्षिण बनाम दक्षिण का, और यहां पर सबसे बड़ी चीज कि क्या दक्षिण के वो दल जो नरेंद्र मोदी को समर्थन कर रहे हैं, यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वो अब इसमें साथ देंगे या नहीं देंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको बता दूं कि खड़गे ने यह भी कहा है कि सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार चुना है। मुझे खुशी है कि सभी दल एकजुट होकर सहमत हुए हैं। यह लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब कभी संविधान खतरे में होता है तो हम सब मिलकर उसे बचाने के लिए लड़ते हैं। हमने तय किया है कि इस चुनाव में एक ऐसा उम्मीदवार हो जो देश के लिए अच्छा काम करे। लोकतंत्र और संविधान बचाने की यह लड़ाई विपक्ष संसद से सड़क तक लड़ रहा है। दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं। आज संसद परिसर में फिर से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोट चोरी पर प्रदर्शन हुआ।
और वो प्रदर्शन लगातार हो रहा है संसद परिसर में, आप लोग देख रहे हैं। विपक्ष लगातार डिमांड कर रहा है कि आप हमें यहां एसआईआर पर विचार विमर्श और बातें करने का मौका दीजिए और इसको एक लंबी चर्चा होनी चाहिए संसद के अंदर। लेकिन वो चर्चा नहीं हो रही है। आप देख लीजिए आज की तस्वीर, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में खड़े हैं अखिलेश यादव, उनके बगल में खड़ी हैं प्रियंका गांधी। आप ये तस्वीर देख रहे हैं और यहां पर भी वोट चोर के नारे लग रहे हैं। तमाम विपक्षी दल रोज मांग कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि आप इस पर चर्चा करवाइए सदन के अंदर, लेकिन सरकार अब आखिरी वक्त आ चुका है। आज 19 तारीख है, 22 तारीख को ये संसद की कार्यवाही जो है वो खत्म हो रही है। संसद परिसर में फिर से इन दोनों पे जो बात हुई है, बात हुई नहीं लेकिन इसकी डिमांड रखी गई, प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ बिहार चलें तो बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को जो भारी समर्थन मिल रहा है उससे भी एनडीए हताश है। राहुल गांधी आज उस एरिया से गुजर रहे थे, हालांकि पूरा का पूरा एरिया नीतीश कुमार का कहलाता है, और आज तो राहुल गांधी नीतीश कुमार के गृह जिले में थे, नवादा में थे, और वहां जबरदस्त माहौल था, एक जबरदस्त भीड़ थी। उस भीड़ को देखकर शायद दिल्ली तक हताशा का आलम होगा, एनडीए में भी हताशा का आलम है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ दीपांकर भट्टाचार्य जो माले के यानी सीपीआई माले मार्क्सवादी लेनिनवादी के मुखिया हैं, दीपांकर भट्टाचार्य वो, और उनके अलावा विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी, ये चारों नेता लगातार उनके साथ साथ रह रहे हैं और इससे महागठबंधन की मजबूती भी दिख रही है। आज नवादा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर चेताया है कि वोट चोरी हम होने नहीं देंगे। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को नवादा में। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरत ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है, इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं तेजस्वी और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। तो यहां आप देख रहे थे, हर ऐसी सभाओं में राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसे प्रमाण लेकर आ रहे हैं जिससे यहां चुनाव आयोग के ऊपर जो है वो परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपने देख लिया कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद से ज्ञानेश कुमार को लेकर कितनी सारी बातें होने लगी और अब तो विपक्ष ज्ञानेश कुमार के लिए इंपीचमेंट की बात कर रहा है, यानी महाभियोग, और उसके लिए भी अंदर खाने तैयारियां चल रही हैं कि कब और कैसे इनको हटाना है इनकी कुर्सी से। उसके लिए एक सही समय और सही दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं तमाम विपक्षी नेता। लेकिन आज विपक्ष जो बात कर रहा है वो आप देख रहे हैं। उधर बिहार में जो कुछ हो रहा है, राहुल गांधी लगातार पोल खोल रहे हैं चुनाव आयोग की और पोल खोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जिक्र करते हुए केंद्र की सरकार की। इसी बीच इधर तेजस्वी यादव ने तो आज सबके सामने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की खुली घोषणा कर दी। आइए जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव को। इस बार बिहार में एनडीए को खार फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा
तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग तो जब भी चुनाव होगा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे और इधर बिहार में एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये कह रहे हैं यहां तेजस्वी यादव। बिहार से लेकर दिल्ली तक की ये चुनावी और सियासी हलचल दिखा रही है दोस्तों कि मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। मौसम मानसून का है, मानसून अपने बिल्कुल उतार पे है, यानी खत्म होने पे है। सावन का महीना बीत चुका है और भादो का महीना आ चुका है, लेकिन यहां मौसम जैसे जैसे बदल रहा है, क्या वैसे वैसे सरकार के बदलने का समय भी जल्दी आ रहा है। मोदी सरकार को शायद खुद ही यकीन नहीं है कि उसका कार्यकाल पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि विरोध तो तेज हो ही रहा है, संविधान बचाने की पोल भी खुल रही है। इन तमाम मसलों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले जब राहुल गांधी ने आज अपनी सभा का समापन किया है, तो उन्होंने समापन भाषण में भी, बहुत छोटा भाषण देते हैं राहुल गांधी जब ऐसी नुक्कड़ सभाओं को करते हैं अपनी यात्रा के दौरान, बहुत लंबी बातें, लंबा लंबा भाषण नहीं देते हैं। 5 से 7 मिनट का भाषण उनका होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आखिरी में जब अभी से थोड़ी देर पहले जब समाप्त कर रहे थे राहुल गांधी इस आज की यात्रा को, तो क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी, बिहार में देखो सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह सवाल है, हाथ उठा के दिखाइए, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हाँ या ना? हाथ उठा के दिखाइए जो कहता है बिहार में। ये देखिए, तो ये बेरोजगारी को मिटाना है, मेड इन चाइना को खत्म करना है, मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया लाना है। आपका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। देख लिया आपने, दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और बिहार मेड इन बिहार, मेड इन चाइना को मिटाना है, मेड इन इंडिया लाना है। और ये बातें वहां और भी जरूरी हो जाती हैं, मौजूद हो जाती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर लाल किले की प्राचीर से स्वदेशी की बात करते हैं कि स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी, लेकिन स्वदेशी खुद अपनाते हैं क्या नरेंद्र मोदी? ये भी बड़ा सवाल है। तो इंडिया ने एक तरफ नायडू और मोदी को, यानी चंद्रबाबू नायडू को और नरेंद्र मोदी को कैसे इंडिया गठबंधन ने फंसा दिया है, इसकी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि कुछ बड़ा करने वाले हैं राहुल और तेजस्वी यादव। क्या बड़ा धमाका करने वाले हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये भी बताएंगे आपको। चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां जानना समझना कि आखिर इस देश में और उसमें भी बिहार से जो पैगाम आ रहा है वो किस दिशा में जा रहा है। राहुल गांधी ने पहले यहां दिल्ली में, आप जानते हैं, एक बड़ा विस्फोट किया और उसके बाद अब पूरे देश में ये बातें होने लगी कि आखिर सचमुच क्या नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है? क्या चुनाव आयोग खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है? और क्या मुख्य चुनाव आयुक्त इस सब को संरक्षित कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। और मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर आखिर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त हमारे पांचों साथी मौजूद हैं। शकील अख्तर जी हैं हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। जल्दी से प्रेम कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही है आपकी। जी प्रेम कुमार जी, आप कार में, मैं समझ रहा हूं, ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं और जरा समझना चाहता हूं कि इधर चंद्रबाबू नायडू फंसे हुए, बुरी तरह फंसे हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहला धमाका तो इंडिया गठबंधन ने कर दिया जब उन्होंने अपने उम्मीदवार यानी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। इसको किस ढंग से देखा जाए प्रेम कुमार जी? और उधर एनडीए की घोषणा के बाद रक्षा मंत्री ने फोन पर बात की थी मल्लिकार्जुन खड़गे से, लेकिन जब आप घोषणा कर ही दिए उसके बाद कह रहे हैं देखिए जी ये मेरा कैंडिडेट है, आप इसको समर्थन दीजिए, तो कैसे कोई देगा समर्थन? आप कम से कम कैंडिडेट की तलाश जब कर रहे थे उसी समय बात कर लेते कि दोनों मिलकर कर लेते हैं तलाश, ऐसा हो सकता था। प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही पॉइंट पर ध्यान दिला रहे हैं।
देखिए, संवैधानिक पद जो बड़े बड़े हैं, एक बहुत पुरानी परंपरा रही है कि सर्वसम्मति से चुनाव हो, लेकिन ये परंपरा टूटे हुए भी वक्त हो गया है। ये परंपरा जो टूटी, आप सही कह रहे हैं कि अगर सर्वसम्मति बनानी है एक नाम पर, तो आप पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं उस नाम पर, उसके बाद उनसे भी कुछ सुझाव लेते हैं और तब अपनी चॉइस रखते हैं और उस पर सहमति बनाते हैं। लेकिन इस मामले में भी यही हुआ है, ताजा मामले में, कि उपराष्ट्रपति पद का जो बीजेपी ने, एनडीए ने अपना उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया है। तो और घोषित करने के बाद जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति सर्वसम्मति से हो। तो ये सर्वसम्मति बनाने का तरीका ही नहीं है। तो जाहिर बात है कि इंडिया गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और आमने सामने का मुकाबला है। लेकिन एक बात और है, वो ये है कि बीते कुछ समय से इस तरीके से संवैधानिक पद उसकी मर्यादा टूटी है और वो एक पार्टी बनकर के काम करते हुए दिखे हैं। और इसके साथ साथ सरकार ने जिस तरीके से संवैधानिक पद पर उसकी गरिमा पर चोट पहुंचाई है, उसको, इन सब चीजों को देखते हुए अब माहौल जो है ऐसा रह नहीं गया है कि एक ऐसा पद जो संवैधानिक पद है उसमें बैठा हुआ व्यक्ति निष्पक्ष होकर काम करे। जब निष्पक्षता ही भंग हो रही है तो फिर चुनाव अवश्यम भावी हो जाता है। फिर अपोजिशन के पास भी कोई चारा नहीं रहता कि हम भी एक लड़ाई चुनावी तरीके से लड़ें। इसका एक और पहलू यह है कि लोकतंत्र में अगर सर्वसम्मति भी एक तरह का चुनाव ही होता है, सर्वसम्मति नहीं हो और चुनाव मैदान में जाना हो तो ये लोकतंत्र की सेहत पर कोई नुकसान नहीं है, इससे लोकतंत्र मजबूत ही होता है। सर्वसम्मति होना एक परंपरा रही है, लेकिन चुनाव होना कहीं से गलत नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हालांकि हो सकता है आप उस पर दूसरे दौर में चर्चा करना चाहते हो। राहुल गांधी का जो बिहार में आज दौरा रहा, मैं चूंकि बिहार में रहा हूँ, बस एक उदाहरण शेयर करना चाहता हूँ, संक्षेप में ही करूंगा कि मैं कई लोगों से बात करता रहा। उसमें आज एक बारसलीगंज में, जहां से राहुल गांधी की आज यात्रा गुजरी है नवादा में, वहां शाहपुर क्षेत्र में, शाहपुर पंचायत में मैं एक जगह रुका चाय की दुकान पर, और उस चाय की दुकान पर एक जाति से भूमिहार व्यक्ति, शशि कुमार नाम है उनका, वो चाय बना रहे थे, चाय बेच रहे थे। और पीते हुए जब हमने थोड़ी चर्चा की, उन्होंने कहा देखिए ना, मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम ही गायब कर दिया। अब वोटर लिस्ट में नाम गायब कर दिया। तब हमने पूछा, जाना, जाति जानी, सब कुछ जाना, तो बोले आप तो सवर्ण है, भूमिहार है, भाई भूमिहार का नाम कट जाए ये तो चौंकाने वाली बात है, और चाय बना रही ये भी एक अलग बात है। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी रखी है बातचीत के अपने पास में, मैं इसलिए दावे से बोल रहा हूँ। तो वो उन्होंने फिर बताया, मेरे 5 लोग हैं मेरे घर में, 5 में से 3 के नाम कट गए हैं, 2 के हैं। इतना बोलते हुए सामने से कुछ और लोग आ जाते हैं और एक तरह से हुटिंग होने लगती है और कहते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति जो है इसका डबल नाम था, इसीलिए इसका नाम कटा है। और इस बीच एक और व्यक्ति आ जाते हैं, वो बीएलओ से फोन लगा देते हैं, उनसे पूछताछ करने लगते हैं और हमें सुनाने लगते हैं कि देखिए बीएलओ भी कह रहा है कि डबल नाम था इसलिए कटा है। फिर मैंने उनसे फोन लेकर बातचीत की बीएलओ से और कहा कि बताइए कौन सा नंबर है जहां पर कि इनका नाम है शशि कुमार का, वो आप हमको बता दीजिए। बहुत देर तक वो खोजते रहते हैं, बोले कितना पन्ना हुआ, कितना क्रमांक पहुंचे, तो 681 पर पहुंचे। तो कितने वोटर हैं, तो 900 या 9,000 से कुछ आसपास बताया, थोड़ा कम, 1000 से कम बताया। तो उसके बाद बोले आप बताइए 681 पहुंच गए और आपको शशि कुमार नहीं मिले, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि शशि कुमार का नाम है और 2 बार रहा इसीलिए कटा, ऐसा कैसे दावा कर रहे हैं? वो बीएलओ हमें नहीं बता पाया पूरे 681। फिर मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और हमने फिर उस व्यक्ति को भी अपना नंबर दिया कि अगर है तो आप हमें बताइए, नहीं तो हम भी क्रॉस चेक करेंगे। तो ये जो इसके क्या मायने, इस घटना के मायने हैं कि भूमिहार वर्ग में भी महागठबंधन की सेंध लग गई है, ये एक बात है।
दूसरी बात है कि अगर कुछ लोग सवर्ण से अगर महागठबंधन के लिए बोल रहे हैं तो बाकी सवर्ण का हिस्सा आक्रामक तरीके से उसको रोक रहा है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यानी उसका वोट कट जाए, वो बीएलओ कट गया होगा तो डबल हो गया, इसके पास कोई सबूत भी नहीं है लेकिन वो दावे से कह रहा है, बीएलओ के पास भी सबूत नहीं है फिर भी उसके हवाले से कह रहा है। ये हालात मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये स्थिति इसलिए बता रहा हूँ कि एसआईआर का जो है असर वो सभी जाति के लोगों के बीच में, और ये भी हमने पता किया, ये बोलना जरूरी है कि वो व्यक्ति अभी अभी कांग्रेस का बूथ लेवल का बूथ एजेंट चुना गया है। उसने कहा मैं कांग्रेस का चूंकि बूथ एजेंट चुना गया हूं इसलिए मेरा वोटर जानबूझ करके काटा गया है। तो ये हालात बने, कांग्रेस का बूथ लेवल पर कार्यकर्ता भूमिहार बन रहे हैं और भूमिहार जो बन रहे हैं उसका वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। ये अनोखी घटना है जो बिहार की धरती पर घट रही है। मुझे लगता है मैंने ज्यादा वक्त ले लिया लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। नहीं, बहुत जरूरी था। आप चूंकि बिहार में हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं प्रेम कुमार जी, और उस रूट पे हैं जिस रूट से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और जान रहा हूं कि हो सकता है कि बीच में कहीं कनेक्शन में, कनेक्टिविटी में दिक्कत आए, लेकिन फिर भी आपको दोबारा जोड़ने की हम जरूर कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, ये चार प्रमुख नेता जो महागठबंधन के हैं, ये चारों कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, उसके अलावा सीपीआई एमएल यानी माले के प्रमुख और पूरा का पूरा बंच है वहां वाम दलों का, और इसके अलावा मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया हैं। ये चार प्रमुख नेता साथ साथ चल रहे हैं और एक उस एरिया से गुजर रहे हैं जिस एरिया में माना जाता है कि नीतीश कुमार दमदारी के साथ चुन के आते हैं, उनका एक जनाधार है। लेकिन उसी एरिया में और एक बीएलओ को भी आपने, अभी बीएलओ नहीं माफी चाहूंगा, एक और बूथ लेवल एजेंट को आपने देखा था जिससे राहुल गांधी बात कर रहे थे, उसने भी कहा कि मैं बूथ लेवल एजेंट रह चुका हूं, उसका नाम भी कट गया है, जिसकी बाइट हमने शुरुआत में सुनाई थी। तो एक अलग तरह की यहां पर प्रक्रिया, ये एसआईआर जो है वो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं चल रहा है, ये स्पेशली जो विपक्ष है, स्पेशल इंडिया गठबंधन रिवीजन कह लें कि स्पेशली इंडिया गठबंधन के नेताओं के वोटर्स का रिवीजन चल रहा है, यानी उनके वोटों को काटना है। और ये इसीलिए यहां एक डर बैठा हुआ है इंडिया गठबंधन के नेताओं में कि हमारे वोटर्स को हटाया जा रहा है जल्दी से। लेकिन इधर दिल्ली में आज क्या कुछ हुआ है वो समझने के लिए आते हैं शकील जी के पास। शकील जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और प्रोफेसर रविकांत जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं। दिल्ली में क्या कुछ हुआ शकील जी, और कैसे बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर मोहर विपक्ष ने लगाया, और इस मोहर लगाने के साथ कितना यहां मजबूत दिखाई देता है, या एक डमी कैंडिडेट के रूप में देखा जाए इनको, इंडिया गठबंधन के नेताओं को, या ये बहुत गहरी पैठ और पकड़ और मजबूती के साथ फाइट करते हुए भी दिखाई देते हैं? क्या कुछ है, जरा बताइए। राजीव जी, विपक्ष ने इस चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है। बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो आज दिल्ली आ गए हैं और पूरा विपक्ष उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे गया हुआ था। कल 1 बजे वो सेंट्रल हॉल में जितने भी विपक्ष के सांसद हैं उन सबसे मुलाकात करेंगे, और परसों जो है गुरुवार 21 अगस्त को वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और इसके बाद वो सारे लोगों से मिलेंगे। और जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि वो आंध्र प्रदेश जाके वहां पे चंद्रबाबू नायडू और उनके साथ जगन मोहन रेड्डी से भी मुलाकात करेंगे। जो विपक्ष ने ये कैंडिडेट लाए हैं, बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहे हैं, बड़े कानूनविद हैं, तो आंध्र प्रदेश में अब जगनमोहन रेड्डी और नायडू के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी तक आमतौर पे कहा जा रहा था, जो धारणाओं के आधार पर बात की जाती है, कि तमिलनाडु से लाए हैं तो तमिलनाडु में स्टालिन के लिए मुश्किल हो जाएगी। तमिलनाडु में स्टालिन का होल्ड इतना बड़ा है, इतना अच्छा है कि उन्हें वहां जरूरत नहीं थी किसी की। इसलिए
कांग्रेस ने और बाकी विपक्षी दलों ने आंध्र प्रदेश से कैंडिडेट को लाया है। बिना चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के मोदी सरकार कितनी कमजोर हो जाएगी ये सबको मालूम है। और वहां पे इतनी बड़ी शख्सियत है बालाकृष्ण सुदर्शन रेड्डी कि चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बड़ी दुविधा की स्थिति बन गई है। देखिए, इस समय जो है विपक्ष अपनी सबसे स्थिति में है और वो एकता गई है। आज की मीटिंग जो हुई खड़गे जी के निवास पे, उसमें सारी पार्टियों के नेता शामिल थे। जो कल हुई थी, हमने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो वहां कांग्रेस ने बताया था कि 20 दलों के नेता यहां आना चाह रहे थे, मगर जगह की कमी थी और समय की भी कमी थी, इसलिए 8 दलों के नेता ही आए। मगर आज 20 दलों के नेता आए, ऐसे 20 कुर्सियां लगी थी और 20 दलों के नेता बैठे और 21वें दल ने, आम आदमी पार्टी ने अपने समर्थन की घोषणा की। वहां पे बताया कि उन्होंने अपना समर्थन दिया है, वो इस चुनाव में, इस कैंडिडेट के चुनाव में शामिल है। जो शरद पवार हैं, सबसे सीनियर नेता खड़गे जी के साथ के, वो उनके बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे। आपने देखा होगा, उस फोटो में दिख रहे हैं वो। टीएमसी जिसके बारे में बहुत बातें की जाती है, उनके डेरेक ओब्रायन थे। मतलब कोई भी दल ऐसा नहीं था जिसके बारे में गोदी मीडिया अफवाहें फैलाता है या सत्ता पक्ष कहता है कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। इंडिया गठबंधन इस वक्त अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। और अभी आप देखेंगे कि चुनाव में कितना दिलचस्पी लोगों की पैदा होगी। क्यों? क्योंकि सुदर्शन रेड्डी पढ़े लिखे आदमी हैं, वो इशू उठाएंगे। कांग्रेस ने आज कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। ये चुनाव इसका नहीं है कि कौन जीते कौन हारे, ये विचारधारा है कि देश की जनता जो चाहती है, देश की जनता जो सोचती है, राज्यसभा के अंदर जो ऊपरी सदन है उसके अंदर लोकतंत्र कैसे कायम रहे, देश में लोकतंत्र कैसे कायम रहे, भारत के जो मूल्य हैं वो कैसे कायम रहे। अब इसके बारे में सुदर्शन रेड्डी से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, राधाकृष्णन कैसे डिबेट कर पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये गोदी मीडिया हर चीज पर डिबेट कराता है। एक डिबेट उसको इसमें आयोजित करना चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट होगी कि जिसमें बी सुदर्शन रेड्डी और बीजेपी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार जो है राधाकृष्णन, उनके बीच में देश में जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम समस्याएं हैं, या जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, अवधारणाओं की बात है, लोकतंत्र की बात है, समानता की बात है, उसके ऊपर एक डिबेट होना चाहिए। तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि कौन क्या किस तरह सोचता है और देश में जो एक पोजीशन है उपराष्ट्रपति की और उसकी वजह से राज्यसभा के सभापति की, उसको कैसा होना चाहिए। जगदीप धनखड़ का आप सबने देखा कि किस तरह राज्यसभा की विश्वसनीयता को भी और उसकी साख को भी कितना कमजोर बना दिया गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, धनखड़ जी कहां है ये किसी को मालूम नहीं है। ये सवाल पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है कि भाई धनखड़ जी को क्यों हटाया गया, ये तो बताइए आप, कैसे हटाया गया। 2022 में वो चुने गए थे, उसके बाद उनका कार्यकाल 27 तक होना था, अचानक इस्तीफा उनसे क्यों दिलवाया गया। तो ये सारे सवाल जो हैं पैदा होंगे। और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2017 में भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया था विपक्ष ने, गोपाल कृष्ण गांधी को लड़ाया था, 2022 में मार्केट अलवा को लड़ाया था। लेकिन इस बार जो है, इस बार उनका कैंडिडेट बहुत सशक्त है और राजनीतिक रूप से उसका बहुत बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से आए हैं और आंध्र प्रदेश के अंदर दो पार्टियां जो हैं, चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी, दोनों कहते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं। तो आंध्र प्रदेश का आदमी, आंध्र प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट का जज, आंध्र प्रदेश का एक बुद्धिजीवी अगर चुनाव लड़ रहा है तो चंद्रबाबू नायडू से लोग क्या उम्मीद करेंगे, वहां की जनता क्या कहेगी कि चंद्रबाबू नायडू आपको क्या करना चाहिए, और ऐसे ही जगनमोहन रेड्डी से वहां के लोग क्या कहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं।
शकील जी, एक सवाल और भी है कि क्या आज जो बैठक हुई है 20 दलों की बैठक, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा हुई, इसका चयन हुआ, विमर्श हुआ, लेकिन क्या इसमें आज चुनाव आयुक्त के बारे में भी चर्चा हुई, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में? बिल्कुल चर्चा हुई, लेकिन वो अभी ये इशू बड़ा था, किस तारीख तक नॉमिनेशन फाइल करना है इसका। कल जो है एनडीए के उम्मीदवार जो है राधाकृष्णन वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और ये परसों नॉमिनेशन अपना फाइल करेंगे, तो इसलिए अभी ये इशू प्रायोरिटी में था। कल उस इशू पे बात हुई थी महाभियोग के ऊपर, आज इस इशू पे बात हुई, और कल जो सेंट्रल हॉल में मीटिंग होगी तो उसके बाद जो है विपक्ष इस बारे में बात करेगा। लेकिन बात हुई है, वो सारे विपक्षी दल जो हैं कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जिस तरह से बात कर रहा है उसको ये बताया जाना जरूरी है कि विपक्ष क्या होता है। विपक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार हर तरह से अस्वीकार्य है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको स्वीकार कर लिया तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। वो अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, वो कह रहा है राहुल गांधी के लिए कि तुम्हारे पास तीसरा विकल्प नहीं है। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है हमारे लोकसभा के अंदर, और अभी आप देख रहे हैं कि तेजस्वी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उससे पहले स्टालिन ये बात कह चुके थे, स्टालिन ने भी कहा था ये। इसका मतलब यह है कि आज राहुल गांधी का जो महत्व है, राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है, राहुल गांधी की जो पहुंच है, वो सब जगह हो गई है, और विपक्षी नेताओं ने सबने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है कि इस वक्त के सबसे बड़े नेता हमारे यही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग उनके बारे में कुछ बोले तो वो किसी भी तरह से किसी भी पार्टी को, कांग्रेस को तो है ही नहीं, बाकी दलों को भी स्वीकार्य नहीं है, और इस पे जो है जल्दी कुछ ना कुछ आने वाला है। क्योंकि कल उन्होंने बड़ा साफ कहा था गौरव गोगोई ने कि हम सही टाइम पे बता देंगे, और हम इस पे एक निश्चित फैसले पे पहुंच चुके हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास। प्रशांत टंडन जी, एक तरफ कैंडिडेट अब आमने सामने, बिल्कुल बी सुदर्शन रेड्डी की जगह, मतलब आमने सामने मुकाबला देखिए आप। राधाकृष्णन रेड्डी बनाम राधाकृष्णन, तमिलनाडु बनाम आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलंगाना भी शामिल कर लीजिए, और एक बहुत ही शानदार, और आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी और नायडू, दोनों को बुरी तरह फंसा दिया आज इंडिया गठबंधन ने कि आप जाओगे तो किधर जाओगे, अगर इनका साथ नहीं दिए तो अपने राज्य से आप दगा कर रहे हो। और उसमें भी जगन मोहन रेड्डी साहब तो बिल्कुल रेड्डी, वहां पर ये सब भी बहुत चलता है, जहां तक मैं जानता हूं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रेड्डू बंधु हैं तो उनका समर्थन भी करना है, ये सब भी चलता है। तो एक तरफ इसको कैसे देखा जाए, और क्या यहां पर अब एक मजबूरी होगी नायडू के लिए? और दूसरा सवाल, इधर जब राहुल गांधी की तरफ हम बढ़ेंगे तो उस पर भी आएंगे, और राहुल गांधी ने जो आज कुछ बातें अपनी कही हैं, एक तो जबरदस्त नवादा में, अभी तक हमारे साथी प्रेम कुमार जी और बताएंगे कि नवादा में इतनी भीड़ आखिर कहां से आ गई। क्या नीतीश कुमार के तमाम लोग आ गए थे आज राहुल गांधी को देखने? ये भी प्रेम कुमार जी से समझेंगे, लेकिन आपसे जरा बताइए आप कि यहां क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, पहली बात की जो लड़ाई है, जो ध्रुवीकरण है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वो है आरएसएस बनाम एक रिटायर्ड जज। ये ध्रुवीकरण है एक्टिव पॉलिटिशियन बनाम सुप्रीम कोर्ट के जज और बुद्धिजीवी। ये ध्रुवीकरण है। जो सीपी राधाकृष्णन है वो बीजेपी के तमिलनाडु के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो आरएसएस के हैं, जनसंघ के जमाने के हैं, तो काफी जो है वो जिसको कहा जाए कि बहुत खाटी आरएसएस के संघी हैं, वो जनसंघी भी हैं, जिनको संघी कहा जाता था जी। तो इस लिहाज से, और दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी, एक उनका बहुत ही साफ ट्रैक रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस में रहे, और 2011 में वो रिटायर हो गए, तो कोई विवादों में नहीं है।
तो सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि तमाम लोग, मान लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को भी मैं कहूँगा कि किसी व्यवस्था की वजह से दबाव में आके वो वोट देंगे इनको अगर, तो वो आरएसएस को वोट जा रहा है उनका। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के खिलाफ वोट उनका आरएसएस को जा रहा है और इसका संदेश बड़ा खराब जाएगा उनके, चाहे वो बिहार के चुनाव हो चाहे वो आंध्र प्रदेश के चुनाव हो। तो निश्चित तौर पे एनडीए के गठबंधन को दुविधा में डाल दिया है। दूसरी बात कि देखिए नंबर जरूर उनके पास है, 543 लोकसभा में अभी कुल मिला के जो संख्या है वो 782 है वोटर्स की, वैकेंसीज को हटा के, और उसमें लगभग इनके पास 400 से ऊपर का नंबर है, 423 का नंबर है एनडीए के पास। नंबर में आप आगे जरूर है, लेकिन परसेप्शन में जो बातें जाएंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी कि एक साफ कैंडिडेट और एक धुर राजनीतिक, वो भी आरएसएस के। तो राष्ट्रीय स्तर पे चाहे वो जुडिशरी के लोग हो, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो दक्षिण भारत के पार्टियां हो, सबके लिए एक परसेप्शन वाला बहुत साफ सी लकीर खिंच गई है कि किसको किसको आरएसएस को वोट देना है और किसको सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जो कि जिनका की बेदाग करियर रहा। अब आते हैं जी चुनाव आयोग पर। देखिए चुनाव आयोग ने अभी तक, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप विज्ञापन निकालेंगे अखबारों में। क्या विज्ञापन आया? आज के हिंदुस्तान टाइम्स के पटना एडिशन में जो मैंने ऑनलाइन देखा, 5वें पेज पे एक छोटा सा विज्ञापन है जिसमें भी ये बात नहीं कि आधार के जरिए आप जो है कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कितनी फॉलो हो रही हैं ये आप देख लीजिए। दूसरा कि जो 65 लाख लोग हटाए गए, उनके लिए इलेक्शन कमीशन अब ये कह रहा है कि आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। वो कोई अगर उन्होंने पिछले बार वोट भी दिया है तो भी उनको फॉर्म 6 भरना है। यानी ये 65 लाख लोग जो हटाए गए हैं उस पे चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार अड़े हुए हैं। लेकिन नुकसान उसमें बीजेपी का हो रहा है। नुकसान बीजेपी का ये हो रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता जो टीवी चैनलों पर बैठकर, गोदी मीडिया के चैनलों पर बैठकर चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं, वो बिहार में बड़ा खराब संदेश जा रहा है। और बीजेपी कितना भी कोशिश कर ले, अब ये जो 65 लाख लोगों को हटाने का नैरेटिव बिहार में बन गया है, वोट चोरी का नैरेटिव बन गया है, इस नैरेटिव में बीजेपी की एंट्री नहीं है। और हम देख रहे हैं कि वहां से नवादा तक पहुंचने में, और कल बोधगया में थे, और लगातार संख्या बढ़ रही है, लगातार लोगों के बीच चर्चा चल रही है। किसी मुद्दे को लेकर राजीव जी अगर सोशल मीडिया पे चुटकुले आना शुरू हो जाए, रील्स बनना शुरू हो जाए, वीडियो बनना शुरू हो जाए इंडिपेंडेंट या युवा लोगों के, तो इसका मतलब है कि वो जनता के बीच में जा रहा है। और 2 मुद्दों पर, खासकर मैंने एक मुद्दे पर देखा कि जो उन्होंने सीसीटीवी वाला मामला कहा, उस पर बहुत सारे युवाओं के जो है वीडियोस आए हैं। तो परसेप्शन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन की स्थिति बड़ी खराब है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो उनकी जिद है। बिहार में जो लोग साथी हैं हमारे, मान लीजिए कि वो बताएं कि अगर उन्होंने बिहार के किसी अखबार में विज्ञापन देखा हो। अभी तक मैंने तो विज्ञापन नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट का बहुत साफ निर्देश था कि आप बिहार के अखबारों में विज्ञापन देंगे, सभी अखबारों में देंगे, बड़े अखबारों में। और उसमें भी अभी तक मुझे केवल एक विज्ञापन दिखाई दिया हिंदुस्तान अखबार में, हिंदुस्तान टाइम्स में, फिर उसके हिंदी में फिर वो भी नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने में ज्ञानेश कुमार लगे हुए हैं।
जी राजीव जी बिल्कुल। ज्ञानेश कुमार, क्या अवमानना कर रहे हैं? और आज मंगलवार का दिन ना, आज तक कहा गया था कि तमाम ये काम कर दीजिए, आप कितना किया गया है इसका जवाब देना होगा शुक्रवार को जब सुनवाई होगी। इसी शुक्रवार यानी 22 तारीख को सुनवाई है, और सुनवाई हम जब जैसे ही शुरू होगी लाइव हमेशा की तरह आप तक पहुंचाएंगे। बहुत एक इंपॉर्टेंट सुनवाई चल रही है जिसमें चुनाव आयोग बुरी तरह फंसा हुआ है, आएंगे उस पर भी हम। लेकिन अनिल सिन्हा जी के पास जल्दी से आते हैं, फिर प्रोफेसर रविकांत जी बने हुए हैं हमारे साथ। अनिल जी, कैसे देखते हैं यहां दो कैंडिडेट का उतरना, रेड्डी बनाम राधाकृष्णन, लेकिन क्या इससे एक पैगाम जाते हुए दिखाई दे रहा है जन जन तक? एक तो आप सबसे बड़ी बात कि धनखड़ साहब को आपने कैसे निकाल दिया, कहां हैं आज की तारीख में उपराष्ट्रपति? अब तो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पहले 10 बार इंसान सोचेगा कि पता नहीं कल को वैसे ही निकाल दिया जाऊं मैं फिर से। क्या राधाकृष्णन को यह चिंता नहीं होगी कल को अगर इनकी बातें नहीं सुनूंगा या थोड़ी सी भी इधर उधर की तो मैं निकाल दिया जाऊंगा? मतलब एक लकीर खींचकर उनको लाया जा रहा है, एक कोठरी, एक दरबार, एक रूम बनाकर उसमें उनको बैठाया जा रहा है कि आप आइए अगर जीतते हैं तो। अभी क्योंकि कैंडिडेट उनके सामने जो है, भले नंबर गेम में इस वक्त दिखाई देता हो एनडीए की उसके पास ज्यादा है, जब समर्थन जगनमोहन रेड्डी का है, समर्थन नायडू का है, लेकिन कल को चुनाव आते आते ये समर्थन वापस भी हो सकता है, कई और लोग इनसे टूट सकते हैं। हम लोग उधर ओडिशा में देख सकते हैं टूटते हुए, कई खासकर दक्षिण के राज्यों में, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन राज्यों में तो टूटते हुए हम देख ही सकते हैं। हो सकता है कि नीतीश बाबू कल को टूट जाए। अनिल सिन्हा जी, कैसे देखा जाए? कृष्णन की बात है तो उनको ये चिंता नहीं होगी कि उनको निकाला जाएगा। यही तो जैसे ही धनखड़ को निकाला गया तो बीजेपी ने मतलब आरएसएस की जो मीडिया है, स्पॉन्सर्ड मीडिया या आरएसएस का जो ओरिजिनल अपना मीडिया है, और ये उनके लोग ये कहने लगे कि दूसरे लोगों पर विश्वास मत करिए जो लोग आए हुए हैं। और इन 80% पोस्ट जो है ना, वर्ल्ड कहीं पर मैंने देखा कि यहाँ तक उस सूत्रों के हवाले से ही होगी यह खबर, 80% जो भी पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट, वो जाने चाहिए आरएसएस के बैकग्राउंड के लोगों को, सिर्फ 20% दीजिए, जबकि उल्टा हुआ है ऐसा उनका मानना है। तो वो जो है उनको, ये राधाकृष्णन को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये चिंता कर भी नहीं रहेंगे, वो उसी के लोग हैं और उनको कोई लॉयल्टी सिद्ध नहीं करनी है। उन्होंने झारखंड में या वो में अपना मतलब जो अपना कर्तव्य है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, वो कर्तव्य दिखा चुके हैं। तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवा दिया ईडी अपने ही मतलब वहाँ बुला करके ईडी को, जहाँ वो उनका ये था क्या कहते हैं राजभवन में वो गए थे इस्तीफा देने, उसको बुला के वहां से उनको गिरफ्तार करवा दिया। और अब तक उन्होंने कोशिश की, जब पूरा जो है जो गठबंधन था वो सब वहाँ मौजूद था, सारे एमएलए गए हुए थे, और उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन की जगह किनको करना है। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी वेट किया कि किसी तरह जो 2-3 फाड़ हो जाए, जो कि कुछ हो जाए, लेकिन वहाँ डटे रहे लोग। और इसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो के लोग हैं उनको आपको देना पड़ेगा उसका क्रेडिट। तो वो जो है उनको धनखड़ की जगह तरह नहीं सोचना है, क्योंकि उनको लॉयल्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डिस्प्यूटेड या क्या कहते हैं रप्चर्ड जिसको लॉयल्टी आप नहीं कर सकते, एकदम 100% है। भारतीय जनसंघ के जमाने से हैं, आरएसएस से आए हैं, इसे आरएसएस ने चुन के दिया। ये और भी क्या कह रहा है, इसको भी जरा डिकोड करने की जरूरत है कि राधाकृष्णन का चुनाव ये कह रहा है कि 29 के बीच में भी इस सरकार को खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए सारे जो पोस्ट हैं, जो ये में क्या कहते हैं जो संवैधानिक पोस्ट है राज्यसभा में या जहां भी, वो उनके कंट्रोल में रहना चाहिए, आरएसएस के कंट्रोल में, ताकि जब ऐसा कुछ मामला आए तो उसमें वो डट कर उनके तरफ से काम करें। तो ये राधाकृष्णन की बात है। जहां तक और दूसरी बात ये है कि मैं तो कहूंगा क्या कि अब विपक्ष सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है, इतना जबरदस्त पॉलिटिक्स कि लंबे समय तक लगता था कि अरे ये क्या करते हैं, इनको तो कोई राजनीतिक समझ नहीं है। हम लोगों को भी बहुत दिक्कत होती थी। अब तो ऐसा है कि कहता है कि आपके ही क्षेत्र में आकर राजनीति, अब वो ऐसा नहीं है कि वो उनके यहाँ जाकर बैटिंग कर रहे हैं, उनके ही क्षेत्र में।
ये मास्टर स्ट्रोक उन्हीं के पिच पे जाके खेल रहे हैं और चौका छक्का मार रहे हैं, पिच पर जाकर छक्के लगा रहे हैं, छक्का लगा रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखिए क्या हुआ, ये जो सुदर्शन रेड्डी है वो बहुत कमिटेड आदमी है, कई चीजों के मामले में उनकी साफ दृष्टि है और उन्होंने कई जजमेंट्स भी ऐसे दिए हैं जिसमें कि पता चलता है कि एकदम स्ट्रॉन्ग जो कमिटमेंट है सेकुलरिज्म का या प्रोग्रेसिव ये का आइडियोलॉजी का, उसको मानने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने रेड्डी कम्युनिटी के ये को दे दिया है, अब 10 बार सोचना है तेलंगाना की पॉलिटिकल पार्टीज को, वाईएसआर सीपी जो है उनको सोचना है, सब लोगों को, कि इतनी आसानी से सुदर्शन रेड्डी को वोट नहीं दे करके राधा कृष्णन को वोट देना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा। और ये डिफिकल्ट चॉइस उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के सामने भी रख दिया है कि उनके यहाँ सन ऑफ सॉइल जो है, ऑफ द सॉइल को आप अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर इसका लॉजिक क्या देंगे। तो उनके, और यहाँ पर व्हीप लागू नहीं होता है, ये आपको पता है, तो इसीलिए हाँ यहाँ पर कोई व्हीप नहीं चलने वाला है। तो आप क्या करेंगे वो वोटर्स वो जाए। और आपने सही कहा कि बीजेडी या सबको, मतलब टीएमसी भी बोल रही थी कि भाई नॉन पॉलिटिकल आदमी दीजिए, तो इससे बेहतर नॉन पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को ये करने वाला कोई नहीं ये है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा मैं आपको कहूँगा कि जो राहुल गांधी वाला जो यात्रा चल रही है वो मतलब कि उसको इतना इनकोहेरेंट, जिसको आप बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ईएसआई को, मतलब इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को, कि कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, इसके जवाब कैसे दिया जाए। अब अभी देखिए उन्होंने सही कहा कि ये अखबार में वो जो है डे 1 से 14 अगस्त को वो फैसला आया, 14 अगस्त के बाद उनको तुरंत ये पब्लिसाइज करना था, लोगों को बताना था, वो कोई पब्लिसिटी नहीं की उन्होंने आज तक। मतलब आज जो डाला है, कल वो असल में ये प्रेस रिलीज था, उस प्रेस रिलीज में भी उन्होंने, जो प्रेस रिलीज इतना मिसलीडिंग है, उन्होंने डाला है ये कि 1 अगस्त से लेकर के आज तक जो उन्होंने बुलेटिन निकाला है उसको उन्होंने कहा कि अब वो बुलेटिन जो 14-15 बुलेटिन, 18 बुलेटिन, वो बुलेटिन आज के मतलब 19 बुलेटिन है यहाँ, उसमें लेटेस्ट बुलेटिन में लास्ट पॉइंट के पहले में 1 लाइन है, 2 लाइन, कि आप जो है अपना जिनका नाम कट गया है वो देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं, अपलोड किया हुआ जो नाम है उसमें अपना देख सकते हैं। उसको भी वो डाला है कि काटे हुए नाम नहीं, उसमें डाला है कि सप्लीमेंट नंबर 2 ऐसा कुछ है टाइप का, इंपॉर्टेंट कुछ सप्लीमेंट का नाम दिया है। वो भी साफ नहीं पता चलता कि ये जगह है जहां आप ढूंढ सकते। एक जगह कहीं सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं है, एडवर्टीजमेंट में क्या दिया है मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन प्रेस रिलीज में आज तक, मतलब 14 अगस्त से आज का दिन हो गया, कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की कोई चर्चा किसी प्रेस रिलीज में नहीं है। मैंने उसको ध्यान से देखा है। अब आप समझिए कि आप और सब यहाँ पर इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि मैं उनको किसी को कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तक कोई भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सबका पहला रिस्पॉन्स ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हम इसका पालन करेंगे। हम पहला रिएक्शन आता है हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद हम इसका पालन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, उसका पूरा पालन होगा, ये एश्योरेंस देता है। आज तक जो मैंने पत्रकारिता की है, आपने पत्रकारिता की है, सैकड़ों, मतलब मैं तो अब हंड्रेड्स के बारे में बात करूंगा, 1-2 नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिलीज देखे हैं, किसी में भी आप ये जरूर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लिया। ये शख्स जो है, इन्होंने इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया है, सुप्रीम कोर्ट तक को डिफाई करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी की तो बात आप छोड़ दीजिए, और उसमें भी जो है वो कह रहा है। अच्छा, उसके बाद एक दृश्यता इसको आप कहेंगे, ढिठाई जिसको बोलते हैं,
उन्होंने एक निकाला है प्रेस रिलीज आज कि हमने 6 महीने में क्या क्या काम किए हैं, और झूठ उसमें लिखा है कि हमने इतनी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की है, ऑल स्टेक होल्डर्स को साथ लिया है, हमने जो इम्प्रूव कर दिया है क्या कहते हैं डिजिटल जो इंटरैक्शन हमारा है, सब स्टेक होल्डर को हम सप्लाई कर सकते हैं, और हम जो है बूथ लेवल मतलब बूथ के अंदर जो वोटिंग है उसको भी कैसे हमने कोऑर्डिनेट किया है, और रियल टाइम में सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। ये 6 मंथ्स का है, रियल टाइम में डेटा आ जाएगा। आज तक आपने किसी इलेक्शन में अभी तक जो अभी हुआ है इलेक्शन, इसमें कहीं हमको लग रहा है 6 महीने के अंदर ही कुंदरकी वाला हुआ होगा, किसी में रियल टाइम डेटा इसने दिया क्या, और कहा कि ये सबको दिया जाएगा। 38 स्टेक होल्डर्स की चर्चा की है, हम उसका नाम नहीं दिया है, कौन 38 स्टेक होल्डर्स है हमको नहीं मालूम। हम लोग तो अभी तक जानते थे कि हिंदुस्तान में 3 स्टेक होल्डर है चुनाव आयोग के सामने, पॉलिटिकल पार्टीज खुद वो अपने, और तीसरा स्टेक होल्डर है, पहला स्टेक होल्डर है वो मतदाता। और कोई स्टेक होल्डर, कौन सा स्टेक होल्डर हो गया भाई चुनाव में कोई पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा कोई स्टेक होल्डर नहीं है, मतदाता, और तीसरा वो खुद एम्पायर है, बस इसके अलावा कोई स्टेक होल्डर नहीं है। वो कह रहा है 38 स्टेक होल्डर्स को हम जो है ये कर रहे हैं, मतलब ले आए हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वो उससे पूछा जाए, वो एकदम कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ चल रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि वो राहुल गांधी को चुनौती दे रहा है या कांग्रेस को या विपक्ष को, एकदम नहीं, वो संविधान को चुनौती दे रहा है चुनाव आयोग, और उससे खिलवाड़ करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का एक बार नाम नहीं लेना जाना चाहिए, कंटेम्प्ट है, उनको ये बताना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हमने ये पालन किया है। वो एक चर्चा नहीं है किसी भी प्रेस रिलीज में। मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर दोहराऊंगा, इस हैंगओवर में ना रहें कि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है। वो जो है ये आप इसमें भी आप देख रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन को जो लाए हैं, कोई कंसल्टेशन नहीं किया, पहले से ही आरएसएस बोल रहा था, और आरएसएस के लोग बोल रहे थे कि आरएसएस का आदमी होगा और कैंडिडेट, और वो हुआ, किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं। बाद में जो आपने बताया भी कि विपक्ष को बाद में कह रहे थे कि हमारा समर्थन करो, ऐसे ही किया आप पहले भी कि विदेश भेज दिया, लिस्ट जारी कर दिया, लिस्ट हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद तुम उसको ओके करो, और नहीं तो तुम देशद्रोही है। लेकिन एक आपकी लेकिन आपकी ही बात सबसे शुरुआत में आपने, अनिल सिन्हा जी ने आपने कही कि अब विपक्ष भी उनकी पिच पर खेल रहा है। अब विपक्ष उनकी पिच पे खेल रहा है तो ये जो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता हुआ देश दिखाई दे रहा है उस पर विराम लगेगा, फुल स्टॉप होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और आज जो नवादा में आपने देखी भीड़, वो भीड़ भी बहुत मायने रखती है नवादा जैसी जगह में। और आप जानते हैं कि बिहार में क्या होता है, कैसे, और जिस जाति विशेष का जिक्र कर रहे थे अभी हमारे साथी प्रेम कुमार जी, जो कांग्रेस पार्टी से का बीएलओ है, माफी चाहूँगा एजेंट है, बीएलए है, और उसके नाम को काट देने का मतलब है कि कितना डर अभी चुनाव आयोग या सत्तारूढ़ दल को अभी है। लेकिन कब तक आप काटेंगे और किस दिशा में कितना जाएंगे? 140 करोड़ का पॉपुलेशन है इस देश का, सबसे बड़ा हथियार तो हमारे देश की जनसंख्या है। आप कितनों को रोकेंगे? क्या आप 90 करोड़ मतदाताओं को रोक डालेंगे? उसमें से क्या आप 50% मतदाताओं को भी रोक लेंगे? असंभव है। इस देश में जो जनसंख्या का तूफान है ना, इसको रोक पाना मुश्किल है, जो इतनी बड़ी संख्या है। और सुदर्शन रेड्डी ने बहुत बड़ी बात, बहुत सही बात कही है यहां पहुंच के, दिल्ली पहुंचकर, जो विपक्ष के नेता, विपक्ष के कैंडिडेट हैं, नेता नहीं माफी चाहूंगा, कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति पद के, उन्होंने जो बात कही जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। For your nomination. Because it is a parliamentarian who elect the vice president. It is not the political party. It's very important to sponsor the candidate. It's very interesting, sir. Both the candidates from the south. Sir, there is only one citizenship in this country. That is Indian citizenship.
And I think myself and Sri Radhakrishnan are Indian nationals. Whether the south, north, east, west. You talk to Mallikarjun Kharge Sahab, Stalin Sahab, Rahul Gandhi and other senior leader of India bloc? Not yet. I will talk to them. So you are confident about your honor. Thank you so much. Why not, sir? What is the problem with you? I don't look like that. I am looking very handsome, sir. Thank you. यहां साफ साफ ये कह रहे हैं, आवाज आप लोगों को उतनी सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि बहुत शोरगुल है, लेकिन यहां साफ साफ कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद करते हैं, राजनीतिक दल उम्मीदवारों को प्रायोजित कर सकते हैं, सिर्फ प्रायोजित करते हैं उम्मीदवारों को, सांसद चुनाव करते हैं। 782 जो सांसद हैं दोनों सदनों के, वो चुनाव करेंगे। इस देश में केवल एक ही नागरिकता है, वो नागरिकता भारतीय नागरिकता है। मैं और सीपी राधाकृष्णन जो कैंडिडेट हैं उधर एनडीए के, दोनों भारतीय नागरिक हैं, चाहे दक्षिण के हों, चाहे उत्तर के हों, चाहे पूरब के हों, चाहे पश्चिम के हों, ये सब मायने नहीं रखता है। यानी इन्होंने पहली चाल कहें तो वो चल दी है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये मायने नहीं रखता है। तो चलिए खैर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बड़ी चुनौती यहां दे दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इस बात की घोषणा की कि पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति पद के। जीते हारे ये मायने नहीं रखता, लेकिन नींद हराम तो हो गई होगी या होगी भी आने वाले समय में, क्योंकि इनको वोट दें कि उनको वोट दें, किधर जाएं। और जैसा आप बता रहे थे अनिल सिन्हा जी कि इसमें व्हिप लागू नहीं होता, जो जिसको चाहे। अगर कांग्रेस पार्टी चाहे कि मैं अपने तमाम सांसदों को व्हिप जारी करके कि नहीं जी इन्हीं को वोट देना है, ना कांग्रेस रोक सकती है ना बीजेपी रोक सकती है। जो जिसको चाहेगा उसको वोट देगा और खेल यही होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम ये समझना चाहिए। दूसरी तरफ जो आप बात कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना चुनाव आयोग तो पहले दिन से कर रहा है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 कार्ड, उसमें वोटर आईडी कार्ड, उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, तीनों आप लीजिए सजेशन। और सुप्रीम कोर्ट का सजेशन भी एक आदेश होता है। सुप्रीम कोर्ट का सजेशन को यह नहीं होता कि बाप ने बेटे को कह दिया बेटा ये मत कर, यह नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का सजेशन मतलब आदेश होता है कि आपको मानना है, नहीं माना। फाइनली क्या हुआ? लिखित आदेश है। अब भी नहीं मानोगे तो फिर नप जाओगे, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट नापने में माहिर है। और आज बहस चल रही है, राष्ट्रपति ने जो सवाल पूछे थे, और राष्ट्रपति के 3 महीने में राष्ट्रपति को क्या कर देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फैसले 143 पर, उस पर आज से बहस शुरू हो गई। 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पर बहस कर रही है और बहुत शानदार बहस चल रही है। आप लोग चाहेंगे तो उसको अलग से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। हमारे तमाम साथी अगर कहेंगे, चाहेंगे तो जरूर हम उस पूरे मामले को भी, जो सुनवाई चल रही है उसको भी हम लाइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है बात, वहां बहस चल रही है। 5 जजों की बेंच बैठ गई है। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जरा समझना चाहता हूं। एक तो इस कैंडिडेट की बात हो रही है, इन दोनों कैंडिडेट्स की बात, और इसमें नायडू और रेड्डी की बात हो रही है, वहीं पर गोटी अटक गई है। हम कहें ना कहें, लोग सोचते होंगे कि हाँ ये लोग बड़ा चढ़ा कह रहे हैं, लेकिन अटकी हुई है, सच्चाई है। अभी बहुत टाइम है, 9 सितंबर को चुनाव होना है, इसलिए अभी टाइम है। और इसलिए एक बात तो ये, दूसरी बात जो बिहार से खबर आ रही है, 4 नेता एक कार पर सवार, और अभी विजुअल देख रहे थे आप, और आज तो बिल्कुल आंधी की तरह अपनी टीम साथ साथ चल रही है, इसलिए मैं विजुअल तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं। लगातार अपनी टीम है इस पूरी यात्रा में, आप लोग देख ही रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी। जी राजीव जी, जहां तक मुझे लगता है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है वो बेहद दिलचस्प होगा। अभी से ये कहना कि विपक्ष के कैंडिडेट का पल्ला कमजोर है, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और सुदर्शन रेड्डी साहब जिस तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, मैं अभी उनके चेहरे को देख रहा था, उससे उन्हें अपनी मजबूती समझ में आ रही है। चूंकि व्हिप जारी नहीं होता है
और नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में ऐसे सांसद जो खास करके दलित और पिछड़े पृष्ठभूमि से आते हैं, मोदी जी वाले पिछड़े नहीं, असली जो दलित और पिछड़े पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके भीतर बड़ी बेचैनी है, क्योंकि वो देश में जिस तरह से बदलाव देख रहे हैं और जब जनता का बदलाव सामने आता है तो बड़े बड़े 30 मार खां सरेंडर करते हैं। ये इस देश का ही इतिहास नहीं है, दुनिया के तमाम देशों का लोकतांत्रिक इतिहास इस बात का गवाह है। हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों का क्या हुआ ये भी इस दुनिया ने देखा। और अब तो वो पोल पट्टी भी खुल गई है कि असल में तो ढोल का पोल बज रहा था, खेल कहीं और से हो रहा था। जनता तो चुन ही नहीं रही थी साहब, यहां तो जन चुना जा रहा था। जो जिंदा है उनको मृत दिखाया जा रहा था और जो मृत है उनको जिंदा किया जा रहा था। ये मुझे लगता है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश होगा जिसमें जादू चुनाव आयोग यही कर सकता है। और ये जो काबिलियत साहब गणेश कुमार जी में है, ये मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के किसी और देश में आपको देखने को मिल सकती है चुनाव आयुक्त के। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उससे और ज्यादा वो एक्सपोज हो गए। इन तमाम परिस्थितियों के भीतर जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, उनमें भी जो बेचैनी है, वो बेचैनी क्या इस चुनाव में रंग ला सकती है। और जो दबाव मोदी जी का रहता था, अभी तो वो चीजें खुल करके सामने आ गई है कि जब मोदी जी पार्लियामेंट में प्रवेश करते हैं तो बाकायदा मैसेज जाता है साहब कि अभी मोदी मोदी के नारे लगाने। एक सांसद महोदय कनॉट प्लेस पे थे और मैसेज आया कि मोदी जी पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं। बेचारे भागे, क्योंकि इस समय तो वो घूमने निकल आए थे। वैसे भी उनको मालूम है कि बीजेपी के सांसदों का केवल एक ही काम है, एक ही ड्यूटी है कि जब मोदी जी आ जाए तो तालियां बजाना, मोदी मोदी के नारे लगाना। बाकी तो कई बार सो जाते हैं बेचारे, क्योंकि उनको चारों तरफ से आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, दिमाग बंद कर दिया गया है। वो अपने समाज के हितों के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो बंद ताले थे वो खुलने लगे हैं। जब जनता आती है ना, वो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां कि कुर्सी खाली करो की जनता आती है। और जो आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि गोदी मीडिया पर ये विजुअल्स नहीं होंगे, चूंकि आपकी टीम वहां मौजूद है तो वो चीजें दिख रही हैं, ये सैलाब दिख रहा है। वरना हर दिन कोई ना कोई प्राइम टाइम के लिए आता है विषय कि साहब आज उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित हो गया है। कभी चुनाव आयोग आकर के अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगता है। और जो अभी संभवतः प्रशांत जी ने कहा कि जिस वक्त जनता सड़क पर आ जाती है, और ये भी ध्यान रखिएगा राजीव जी, ये जनता ढोकर के लाई जाने वाली नहीं है। न सरकारी बसों में कर्मचारी व अधिकारी भर करके ला रहे हैं। ये वो जनमानस है जिसका सीधा कंसर्न जुड़ा हुआ है। 10 साल से जो त्राहिमाम हो रही थी, और बिहार में तो जो गरीबी है, बिहार में मोदी जी का वो नारा आपको याद होगा, कितना दूं, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़ हो में जो मोदी जी ने निकाला था पूरा, बिहार की जनता तो मुझे लगता धोल पीट रही होगी उस समय। लेकिन मिला क्या? तो वो बिहार का मजदूर, बिहार का प्रवासी, बिहार के लोग, बिहार के किसान, और ये तो सामाजिक न्याय की धरती रही है, जहां सामंतवाद का इतना बोलबाला रहा, जहां बेलछी जैसा कांड हुआ, जहां घर जलाए गए दलितों के। तो वो बिहार आज एक करवट ले रहा है। और राहुल गांधी पाटलिपुत्र की विजय के लिए निकले हुए। बिहार में कोई ताकत चुनाव आयोग को छोड़ करके
एनडीए को नहीं जिता सकती। अभी मैं चुनाव आयोग इसलिए कह रहा हूं कि जिस ठितराई पर उतरा हुआ है वो क्या करेगा। हालांकि मुझे लगता है कि कालिख तो रोज पुत रही। इस दो देश में भी इतने बेशर्म लोग हो सकते हैं और इतने ढीठ लोग हो सकते हैं, ये पहली बार देखने में आ रहा है। मतलब चोरी और ऊपर से सीना जोरी के हलफनामा दो या माफी मांगो, तीसरा कोई विकल्प नहीं। अरे भैया ये नैरेटिव खत्म हो गया है। राहुल गांधी पर अरबों रुपए खर्च करके जो आपने छवि बनाई थी वो खत्म हो चुकी है। अब इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि राहुल गांधी क्या है, और नहीं तो आप विजुअल्स दिखा सकते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक नौजवान कह रहा है राहुल गांधी आई लव यू, मुझे मेरे बचाने वाले राहुल गांधी। अब सोचिए ये नौजवानों की पुकार है जी। इसलिए मैंने कहा कि देश एक नई करवट ले रहा है। जिस लोकतंत्र का गला दबाने की लगातार कोशिश हो रही थी और बहुत कुछ उसको बर्बाद भी किया गया, संवैधानिक संस्थाएं इतनी कमजोर कर दी गई कि अब उनके भीतर रक्त संचार होने में लंबा वक्त लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं, जो भ्रष्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जिस बात को कहा कि वो किस बिल में छिपे होंगे वहां से भी निकाल लिया जाएगा, वो इस बात को ना भूलें कि वो बच जाएंगे, क्योंकि आप संविधान की हत्या करने में शामिल हो रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा अपराध कि आप संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हो, कमजोर कर रहे हो। लेकिन कोई और कुछ बोल देगा तो साहब वो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। अब ये मौसम चला गया, मौसम बदल रहा है जी। मोदी जी कुर्सी की पेटी बांध लें और ज्ञानेश कुमार भी बांध लें, कब क्या हो जाए ठीक तरीके से लैंडिंग कराएं तो ज्यादा अच्छा है जी। वरना अनिल सिन्हा जी बिहार से आते हैं, वो जानते हैं। प्रेम कुमार जी अभी वहां हैं, बिहार में हैं, ऑलरेडी उस रूट पे हैं। प्रेम कुमार जी ऑलरेडी उस रूट पे हैं। जब जनता आती है, जब आंधी आती है, तो ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग उड़ जाए उस हवा में जी। इसलिए मैंने कहा कि ठीक तरीके से लैंडिंग करा ले तो ज्यादा अच्छा है जी। कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत बची रहेगी। लोकतंत्र के हत्यारों को ये देश का इतिहास बख्शेगा नहीं राजीव जी। जी। इस बीच एक विज्ञप्ति आ गई है हिंदी में एक विज्ञप्ति आ गई है बिहार चुनाव आयोग की, जरा पढ़ के सुना देता हूं। और जो अनिल सिन्हा जी की जो डिमांड थी वो फुलफिल कर रहा है चुनाव आयोग। देखिए जरा और इसको पढ़ के सुनाता हूं, शायद आप लोग क्लियरली न पढ़ पाए। देखिए, हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, देखिए पहली लाइन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नंबर यह है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर बनाम भारत निर्वाचन आयोग में दिनांक 14 अगस्त 2025 को पारित अंतरिम न्यायाधीश में के आलोक में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे निर्वाचक जिनका नाम वर्ष 2025 प्रारूप प्रकाशन के पूर्व की निर्वाचक सूची में शामिल है, यानी 2025, ये 2003 की बात नहीं हो रही है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2003 नहीं बल्कि 2025 की जो पहली लिस्ट थी, अगर उस लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो यहां पर कह रहा है चुनाव आयोग कि अगर शामिल है सूची में तो वैसे सभी निर्वाचकों की सूची जिला अंतर्गत विधानसभा एवं शामिल है, परंतु दिनांक 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं है। वैसे सभी निर्वाचकों की सूची जिला अंतर्गत विधानसभा एवं मतदान केंद्रवार कारण सहित मृत स्थायी रूप से स्थानांतरित अनुपस्थित दोहरी प्रविष्टि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार एवं सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी बिहार राज्य के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। ऐसे सभी, जरा ऊपर, ऐसे सभी जो प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं अपने एपिक
संख्या के माध्यम से इस सूची में कारण सहित प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं होने वाले ऐसे निर्वाचकों यानी मतदाताओं से संबंधित सूची सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों और निगम निकायों के कार्यालयों एवं मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित की गई है, जिसके माध्यम से ऐसे निर्वाचक कारण सहित अपनी प्रविष्टि में से संबंधित सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ, लास्ट लाइन, असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। चुनाव आयोग आया घुटने पे, कह सकते हैं। ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, ये बिहार का है। और अनिल सिन्हा जी, आपकी डिमांड इसने फुलफिल कर दी, पूरी की पूरी डिमांड आपकी फुलफिल। ये है साफ, अभी आया आज जी, ये जो अभी दिखा रहा आपने, अभी कितना इन्होंने प्रकाशित किया बाकी में मालूम नहीं, इन अभी तक नहीं था, ये अभी लेटेस्ट आया है। जी जी, प्रशांत जी भी कुछ जोड़ना, जी प्रशांत जी भी कुछ जोड़ रहे हैं। एक बात सिर्फ जोड़ दें कि ये सूचित कर रहे हैं और प्रक्रिया बता रहे हैं जी। हाँ, नाम जुड़ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, दावा प्रस्तुत, क्लेम दे सकते हैं। हाँ, दावा प्रस्तुत करें आप। हाँ, तो आप जो मतदाता जो जनवरी की लिस्ट में थे और अभी अगस्त की लिस्ट में नहीं है, वो दावा प्रस्तुत करेंगे अपना, उनका नाम नहीं जुड़ेगा। तो जो 65 लाख लोग निकाले गए हैं उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म 6 के जरिए। हाँ, वो वही फॉर्म 6 वाला पेज अभी तक लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है। दावा प्रस्तुत करें, लेकिन वहां पे एक बात है कि अभी तक आप आधार कार्ड का जिक्र नहीं करते थे, अब आप आधार कार्ड कह रहे हैं, एक प्रति आधार कार्ड अभी तक नहीं था, आज पहली बार है ये, आपने एकदम लेटेस्ट वाला बताया है जी। कह रहे हैं आधार कार्ड का जिक्र भी कर रहे हैं जी, बिल्कुल। तो आता हूं जल्दी से, अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। चर्चा हम लोग बहुत लंबी कर चुके हैं और एक राउंड अभी और आना है। जल्दी जल्दी अमलेंदु जी, बहुत कुछ इधर देख लीजिए, चुनाव आयोग चल रहा है, उपराष्ट्रपति चुनाव और साथ में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा, और इसके क्या मायने, इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्लीज अपनी बात रखिए जहां से आपकी बात करने की इच्छा हो। देखिए राजीव जी, उपराष्ट्रपति चुनाव से मुझे लगता है कि बातचीत शुरू की जाए। एक तो इंडिया गठबंधन ने बुरी तरीके से फंसा दिया है एनडीए को, और राजीव जी बी सुदर्शन रेड्डी का नाम जो है उससे एनडीए की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें जबरदस्त उथल मच गई है। एक तो जो बी सुदर्शन रेड्डी है राजीव जी, ये बी सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जब कांग्रेस ने तेलंगाना में जाति जनगणना करवाई थी तो उस समय स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे, और रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि हमने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के सुझाव पर ही कैबिनेट में 42% आरक्षण सुनिश्चित किया था और विधानसभा में भी इस पर चर्चा की और पारित किया। वे दोनों विधेयक आज राष्ट्रपति के पास लंबित हैं। दूसरी ओर एनडीए संविधान बदलने, आरक्षण हटाने और ओबीसी के लिए 42% आरक्षण को रोकने की कोशिश कर रहा है। जो लोग ओबीसी के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं उन्हें सुदर्शन रेड्डी के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ओबीसी आरक्षण को 42% तक बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। हमने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। राजीव जी, जो वैचारिक लड़ाई की बात है, ये वैचारिक लड़ाई अब यहाँ भी आ गई है। अब मोदी जी जो अपने मंत्रियों के नाम गिनाते हैं कि ये ओबीसी सबसे बड़ा, मैं ओबीसी, अब ओबीसी के लिए 42% आरक्षण की जो बात है उस पर मोदी जी क्या कहेंगे, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी तो तेलंगाना में उसकी सिफारिश कर चुके हैं। तो ये एक चुनौती जो खासतौर से एक कहा जाए जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो चाहे जेडीयू हो, चाहे वो फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की हो, इन सबके सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है इंडिया गठबंधन ने कि अब आप बताइए कि आप नमस्ते सदा वत्सल्य करने वाले सीपी राधाकृष्णन को वोट देंगे जो आरक्षण के विरोधी हैं, या आप 42% ओबीसी के लिए आरक्षण का सुझाव देने वाले बी सुदर्शन रेड्डी के लिए देंगे। दूसरा राजीव जी, एक बड़ा चुनौती जो है वो खड़ी कर दी है जगनमोहन रेड्डी और अपने चंद्रबाबू नायडू के लिए, पवन कल्याण के लिए भी। सीपी राधाकृष्णन तो तमिल दक्षिण के नहीं माने जाएंगे और तमिल के नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो आरएसएस के कैडर हैं। तो वो आरएसएस के कैडर हैं तो आरएसएस के ही प्रतिनिधि हैं वो चुनाव में।
वो ना तमिल अस्मिता के प्रतिनिधि हैं, ना दक्षिण अस्मिता के प्रतिनिधि हैं और ना भारतीय अस्मिता के प्रतिनिधि हैं। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी राजीव जी भारतीय अस्मिता के प्रतिनिधि भी हैं, दक्षिण अस्मिता के प्रतिनिधि हैं और आंध्र प्रदेश की अस्मिता के भी प्रतिनिधि हैं। और रेवंत रेड्डी ने सीधे सीधे अपील कर दी है टीडीपी, जन कल्याण सेना, वाईआरसीपी और एआईएमआईएम और पीआरएस से कि आप पी सुदर्शन रेड्डी को वोट कीजिए। ये खुली अपील जो है रेवंत रेड्डी की तरफ से कर दी गई है राजीव जी। तो यानी अब आप समझ सकते हैं कि ये मामला अब फंसने वाला है एनडीए के लिए। बड़ी एक राजनीति अब इसके जरिए होगी। जो वैचारिक लड़ाई, वो वैचारिक लड़ाई अब यहाँ पर भी आ गई है। दूसरा राजीव जी, चुनाव आयोग ने ये जो अपनी जारी किया है सुप्रीम कोर्ट का जो आलोक के हवाले से, इसमें 65 लाख लोगों के अब ये तो मालूम पड़ ही जाएंगे कि कितने फर्जी आपने नाम काट दिए थे। बड़ी बात यही है कि ये मालूम पड़ जाएगा कितने फर्जी काटे गए। और ये बात आ चुकी है कि अगर 2005 की मतदाता सूची में नाम था तो आप नाम नहीं काट सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। इसलिए अगर नहीं है तो आधार कार्ड लेकर जाएगा तो उसको, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बात होगी कि उसको नए सिरे से फॉर्म 6 भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका नाम मतदाता सूची में 2025 में है। और ये विज्ञप्ति भी कह रही है कि अगर आपका नाम 2025 की मतदाता सूची में है तो आप सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाइए। विज्ञप्ति ये नहीं कह रही है कि आपको फॉर्म 6 भरना है। तो ये यहाँ स्पष्ट होना चाहिए, वरना ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर जाएगा। ये एक्चुअली एमुनरेशन फॉर्म जो है गणना प्रपत्र, उसको भरने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसको भरिए। उसके साथ 11 में से कोई एक दस्तावेज जो मांगा था वो नहीं। आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दीजिए, अभी तक जो समझ में आ रहा है। लेकिन इन्होंने उस गणना प्रपत्र को का जिक्र यहां नहीं किया है। और जहां तक पर्सनली जानकारी मुझे है कि ये गणना प्रपत्र ही भरने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन भरने के लिए कह रहे हैं। देखा जाएगा। प्रेम कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं जल्दी से, क्योंकि वो रास्ते में हैं, उनके पास जल्दी से आता हूं। और प्रेम कुमार जी, जरा आप तो कई लोगों से, ऐसे वोटर्स से मिल रहे हैं जिनके नाम काट दिए गए, जिनकी तकलीफें हैं, लेकिन पीछे से जो यात्रा आ रही है राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, उस यात्रा को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या हलचल है, जरा ये बताइए। अजीब जी, तस्वीरों में तो आपने दिखाई कि कितनी भीड़ है। और जो मैं नजारा वहां देख रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है, उससे पहले जगह जगह तोरण द्वार लगाने का एक कंपटीशन सा चल रहा था। और कोई जो भी महागठबंधन की पार्टियां हैं, सब में एक स्पर्धा थी कि हमारी तरफ से ज्यादा भीड़ जुटे तो हमारी तरफ से भीड़ जुटे, पोस्टर में भी। और जो बात आज तेजस्वी यादव के भाषण में दिखी कि राहुल गांधी को पीएम बनाना है, ये बात दरअसल महागठबंधन के कार्यकर्ताओं तक है। ये म्यूचुअल भी है, इसको लोग नेगेटिवली भी ले सकते हैं, पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अगर बिहार की जनता तय कर ले महागठबंधन की ओर से, तो महागठबंधन तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, ये भी तय कर देता है। तो ये म्यूचुअल भी हो सकता है, ये है। लेकिन भीड़ जो जुट रही है उसमें वामपंथी दल के लोग भी हैं, आरजेडी के लोग, तो महागठबंधन की पूरा, कांग्रेस तो पूरी राहुल गांधी के होने की वजह से एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है दिखता है। जाति में, समूह में, हर जगह राहुल गांधी का एक इम्पैक्ट है। मैं एक ताजा उदाहरण बताऊं, जैसे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में मैं भी मौजूद था और वहां से एक बड़ी खबर भी चलकर आई एक दिन पहले कि वहां बीजेपी के पूर्व विधायक बोगो सिंह वो आरजेडी में शामिल। ये एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से एलजेपी का उम्मीदवार जीता था और बिहार में बहुत चर्चित कामदेव सिंह बाहुबली हुआ करते थे। उनके बेटे एलजेपी से चुनाव जीते और बाद में बीजेपी में चले गए। तो एक तो पॉलिटिकली ये होता है, हो सकता है कि बीजेपी के उम्मीदवार रहे बोगो सिंह को लग रहा हो कि अब हमें सीट नहीं मिलेगा और एलजेपी को ही दोबारा दिया जाएगा, तो हमें पाला बदलना चाहिए, तो उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया हो। एक तो ये होता है। लेकिन वहां जो लोगों की प्रतिक्रिया हमने देखी वो ये कि वो किसी भी सूरत में स्थानीय विधायक जो बीजेपी में जा चुके हैं और एलजेपी के थे, उसको जीतने नहीं देने के लिए आमादा है। तो ऐसे में जैसे ही सूचना पहुंची कि बोगो सिंह आरजेडी में शामिल हो गए बीजेपी छोड़कर,
वैसे ही लोगों की तत्काल प्रतिक्रिया थी कि अब बोगो सिंह को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता है, जो पिछली बार 300 से कुछ अधिक मतों से बीजेपी के सिंबल पर हारे थे। तो अब ये राजनीतिक परिस्थिति जो हम बता रहे हैं, ये बदलती हुई परिस्थिति को बता रहा है कि लोग बीजेपी छोड़कर आरजेडी में आ रहे हैं और स्थानीय मतदाता कह रहे हैं कि अब इनकी जीत निश्चित है। तो ऐसा वो भी ऐसे इलाके में जहां पर कि सब भूमिहार कैंडिडेट ही खड़ा होते। मैं संजोग से आज दोनों उदाहरण भूमिहार वाला दे रहा हूं। एक तो मटिहानी भी वहां भूमिहार बहुल क्षेत्र है, चाहे सीपीआई का उम्मीदवार हो, चाहे आरजेडी का एलजेपी का उम्मीदवार हो, बीजेपी का, सब भूमिहार होते हैं वहां से, चूंकि वो राजनीतिक गणित है। और तीसरा कि हमने जो पहले उदाहरण दिया बारसलीगंज का, वो भी भूमिहार बहुल इलाका था। संजोग से वहां एक चाय बेचने वाला भी भूमिहार था और उसकी कहानी हमने आपको बताई जी। लेकिन ये बदलते हुए बिहार के राजनीतिक समीकरण की आहट हमें नजर आ रही है और एसआईआर को बहुत सारे लोग वो महागठबंधन में भी राहुल गांधी की राजनीति से सहमत नहीं होते, कांग्रेस में भी जो सहमत नहीं होते, या बीजेपी में या दूसरे तो जो सहमत नहीं होते, वो कहते हैं कि एसआईआर से कुछ नहीं होगा, ये महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों से दूर जा रहे हैं। और इस तरह से जो आलोचना करते हैं वो वास्तव में इस बात को भूल जाते हैं कि ये व्यक्तिगत तौर पर मतदाता सूची में होने वाली त्रुटि नहीं है जिसको कि दुरुस्त कर लिया जाए और 30 दिन के भीतर ऑब्जेक्शन दीजिए और ठीक कर लीजिए। ये हर छठा वोटर के फर्जी होने का मामला है। क्या देश में हर छठा वोटर फर्जी होगा? उस सबूत के साथ ये मामले हैं। और अनिल सिन्हा जी बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने वो बातें देखी कि सुप्रीम कोर्ट की किस तरीके से चुनाव आयोग अवहेलना कर रहा है, और ये उनके बात कहते कहते चुनाव आयोग ने वो करेक्शन कर लिया। और अभी अभी जो आपने प्रेस रिलीज दिखलाई, ये चुनाव आयोग कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार और एडीआर के याचिका के हिसाब से हमने ऐसा ऐसा कर दिया है, और आप जाकर के देखिए वेबसाइट पर 65 लाख लोग जिनके नाम हटे हैं वो वहां जाकर देख सकते हैं। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट का नाम ही नहीं ले रहा था। वो चुनाव आयोग कह रहा था कि हम आधार कार्ड नहीं जोड़ेंगे, चुनाव आयोग कह रहा था हम सूची प्रकाशित नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे कि वोटर लिस्ट में हमने नाम किसको हटाया, क्यों हटाया, क्या हटाया, नहीं बताएंगे। ये दम ठोक कर कह रहा था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया तो उसको भी वो बताने के लिए तैयार नहीं, क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं। तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना ही कर रहा है लगातार चुनाव आयोग। लेकिन अनिल सिन्हा जी ने बहुत बारीकी के साथ में उस बात को रखा, और उस बात को रखते रखते यह खबर आ गई कि चुनाव आयोग ने वो क्रेडिट दिया है। ये पूरी तरह से हमें लग रहा है कि बिहार का परिदृश्य वास्तव में परिवर्तनकारी साबित होने वाला है। जी राजीव जी, एक परिवर्तनकारी साबित होने वाला है। और चुनाव आयोग कितना दबाव में है, कितना प्रेशर में है, वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बहुत कुछ सुधारने की तरफ उस दिशा में ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जल्दी से शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, चुनाव आयोग की बात जरूर आपसे भी करना चाहूंगा, लेकिन चुनाव आयोग के साथ साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कितना प्रेशर बनाने में अभी तक, आज तीसरा दिन था, 17 तारीख से शुरुआत हुई है इस यात्रा की, आपके पास पूरे अंदर की खबर होगी। जरा समझना चाहता हूं कौन कौन से लोग उधर हैं, और क्या कांग्रेस का पूरा कुनबा बिहार में इस वक्त है, और कितना प्रेशर बना पा रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है, सब कुछ जरा विश्लेषण से ज्यादा जो खबरें जो अंदर से आ रही हैं वो बताइए प्लीज। राजीव जी, चुनाव आयोग के ऊपर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है, जिसे यू टर्न कहते हैं। इतना बड़ा यू टर्न उसको लेना पड़ा। चुनाव आयोग को अब यह जवाब देना पड़ेगा कि उसने आधार को लिस्ट में से क्यों काटा था। और अभी आपने जो विज्ञप्ति पढ़ी और उसके बारे में जो बताया वो बिल्कुल सही है कि अब उसने जो कहा है उसमें उसने फॉर्म 6 भरने का कोई जिक्र नहीं किया है। उसने सिर्फ इतना किया है कि आधार कार्ड के साथ आप अपना नाम दे दीजिए। देखिए, कल जो आपने बताया था और कल हम लोगों ने जो बात की थी कि कल उन्होंने कृपया और कृपा से अनुरोध तक, और आज बिल्कुल यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा कि आप आधार दे दीजिए खाली। ये जो है इस बात को बताता है कि आधार कार्ड जो है बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट था
और जिसको शामिल नहीं करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी या बहुत बड़ी साजिश की थी और जो अब नहीं चल पाई है। दूसरी बात, जो यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तीसरी यात्रा है राहुल गांधी की और बहुत सफल जा रही है। ये पहले दिन से तेजस्वी, राहुल, दीपंकर भट्टाचार्य, सहनी, सबके बीच में एक बहुत ही अच्छी समझ के साथ ये यात्रा आगे बढ़ रही है। कब कौन गाड़ी में ऊपर खड़ा होगा राहुल के साथ, कब कौन उठेगा, कहां पे किसका भाषण होगा, और आप देख रहे हैं कि जनता जो है इन चारों के साथ आ रही है और छोटे छोटे दल है या समूह है वो भी साथ में आ रहे हैं। तो ये जो है यात्रा बहुत सफल हो रही है और जब तक ये गांधी मैदान में पहुंचेगी तब तक वहां पे एक माहौल जो है पूरी तरह बनके तैयार हो चुका होगा। दूसरी बात, ये राहुल की यात्रा का पहला चरण है जो 1 सितंबर को खत्म होगा। इसके बाद जल्दी ही दूसरा चरण भी शुरू होगा, वो भी इसी तरह कम से कम 15 से लेके 20 जिलों तक जाएगी। उसकी तैयारियां चल रही हैं, उसके रूट कौन कौन से होंगे, वो कब से शुरू होगी, वो यात्रा भी एक शुरू होने वाली है। तो चुनाव जब तक घोषित होंगे उससे पहले राहुल और तेजस्वी जो है करीब करीब जो 38 जिले हैं बिहार के, उन पूरे 38 जिलों का दौरा कर चुके होंगे। ये करीब करीब 3 यात्राओं में पूरा हो जाएगा और ये पूरा का पूरा दौरा ये कर चुके होंगे। और सबसे लास्ट बात यह कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक ऐसा माहौल अब बन गया है कि जिसमें बीजेपी के एनडीए के कैंडिडेट को जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि अब डायरेक्ट जो है सुदर्शन रेड्डी सवाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीडिया से मिल रहे हैं, जबकि राधाकृष्णन इस तरह से कहीं बात करते हुए सामने नहीं आ रहे हैं। अभी जो सवाल जो है, कल वो जब मिलेंगे सेंट्रल हॉल में सारे सांसदों से, तो उसके बाद उनका एक छोटा सा भाषण भी होगा और उस भाषण में वो सारे सवाल होंगे जिनका जवाब राधाकृष्णन को और बीजेपी को देना होगा। जी राजीव जी जी, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण, प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूं। शुरुआत से कह रहा हूं कि 3 प्रमुख मुद्दे हैं, एक तरफ उपराष्ट्रपति का मामला, दूसरी तरफ चुनाव आयोग, तीसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा चल रही है। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से जो अभी तक ये लोग कुछ बचने, बचाने, छुपने, छुपाने का जो काम कर रहे थे, खेल कर रहे थे, वो खुद ही कुल्हाड़ी नहीं मार लिया इन्होंने। जो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये और ज्यादा बैकफुट पे नहीं आ गए। और मुझे यहां तक लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुश नहीं हैं। आपके पास जानकारी होगी, जरा बताइए। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई तो उसी दिन 3 घटनाएं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रोड शो कर रहे थे, उसी दिन ये वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट का नाम आ गया और उसी दिन इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये तीनों हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा थे, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया में इनके बीजेपी के मीडिया को छोड़ के बाकी सब जगह बिहार की यात्रा की चर्चा है और तो हेडलाइन मैनेजमेंट काम नहीं आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो गलत हो गई। 2-3 चीजें पकड़ ली ज्ञानेश कुमार की। एक तीसरा विकल्प नहीं है जो उन्होंने बहुत ही आंखें निकाल के कहा राहुल गांधी को, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। आपको याद दिलाते हैं कि जेम्स लिंगलो, जिनका गुजरात के चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा, उनका नाम लेके पूरा ये बताने की कोशिश की कि वो ईसाई हैं, जेम्स माइकल लिंगलो उनका पूरा नाम बोला। उसके बावजूद लिंगलो साहब ने कोई जवाब नहीं दिया था उसका। लिंगलो साहब अपना काम कर रहे थे। ये राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के बाद चुनाव आयोग
धड़धड़ा के गिर पड़ा है। एक संवैधानिक संस्था के तौर पे, एक परिपक्व संस्था के तौर पे वो काम नहीं कर पा रहा है। ये दो बहुत ही खराब उदाहरण चुनाव आयोग के इतिहास में गिने जाएंगे और ज्ञानेश कुमार के ऊपर महाभियोग लाने में इंडिया गठबंधन को देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद वो अपने रास्ते से नहीं हटे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ रहे हैं, बिहार की जनता से लड़ रहे हैं, भारत के संविधान से लड़ रहे हैं और राहुल गांधी से लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं। उनका युद्ध जो है वो बराबर जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा था उस दिन कि बिहार के मतदाताओं को आप एजुकेट कीजिए, सेंसिटाइज कीजिए और विज्ञापन छापिए, प्रचार कीजिए। प्रेस विज्ञप्ति से प्रचार नहीं होता है। प्रेस विज्ञप्ति तो पत्रकारों के लिए होती है, वो भी सरकारी भाषा की, जो उसको आम व्यक्ति समझ भी नहीं पाएगा। ये कहा गया था कि आप बिहार के प्रमुख मीडिया हाउसेस में विज्ञापन दें। जी, वो विज्ञापन तो मैंने देखा नहीं। जो बिहार में जिनकी बात होती है वो बता दें मुझे। मैं तो ऑनलाइन जो अखबार देखता हूँ बिहार के, उसमें तो मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं तो पीडीएफ वर्जन देखता हूँ जी, उसमें भी मुझे नहीं दिखाई दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने को आमादा हैं। आज पहली बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश उनको मिले थे उसका एक लाइन उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो इंटेंट ये बता रहा है ज्ञानेश कुमार का कि उनके ऊपर किसी चीज का असर नहीं है। वो कमिटेड हैं और पॉलिटिसाइज्ड है। अब इनका इंडिया गठबंधन को इनसे पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो लड़ रहा है उस लड़ाई को अंजाम तक भी पहुंचाना चाहिए। एक बात और मैं जोड़ दूं, एक संजय कुमार है सीएसडीएस। जी जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस पे बिहार चुनाव आयोग ने संजय कुमार जी सीएसडीएस के जो कर्ता धर्ता आज की तारीख में हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो माफ़ी मांगी है उसके उस माफ़ीनामे को चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव आयोग ने उसको जारी किया है और लिखा है कि इनके आंकड़ों को कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस्तेमाल किया। ये लाइन लिखने का क्या मतलब था, जरा बताइए। बिल्कुल, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक लड़ाई जो है चुनाव आयोग लड़ रहा है। संजय कुमार के ऊपर ये कहा जा रहा है। संजय कुमार ने क्या किया, 17 तारीख को, परसों, उन्होंने एक डेटा रिलीज किया कि बिहार में कुछ विधानसभाओं में कितने नाम जोड़े गए, कितने नाम काटे गए, उनका रिजल्ट कैसे प्रभावित हुआ। वो मैंने भी देखा। मैंने जाकर उन सीटों को ये भी देखा कि वो परंपरागत सीटें किसकी थी। वो परंपरागत बीजेपी की सीटें थी। हालांकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में उनके डेटा के हिसाब से नाम जोड़े गए थे। 17 तारीख को ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उनके डेटा को इस्तेमाल करके आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कर्नाटक पे अपना रिसर्च किया है। सीएसडीएस के संजय कुमार का डेटा कर्नाटक में नहीं था, जो इस्तेमाल उन्होंने अपने रिसर्च से किया है। 7 तारीख को किया है। संजय कुमार 17 तारीख को आते हैं और राहुल गांधी ने अपने किसी ट्वीट में, अपने किसी भाषण में संजय कुमार या सीएसडीएस का डेटा नहीं घोषित किया, यूज किया। राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद से ही कह रहे हैं कि कितने नाम जोड़े गए, 5 बजे के बाद कितने लोगों ने वोट दिए। तो ये बिना मतलब का ट्विस्ट किया जा रहा है। संजय कुमार जी, हम आप सब जानते हैं कि किस तरीके से अपने ही सर्वे को वो कई बार जो है वो पीछे हट जाते हैं। लाइव में हम लोगों ने उसको भी यहाँ पे चलाया था। तो अब उनके ऊपर कोई क्यों उन्होंने विड्रॉ कर लिया इसको, ये वो जाने, लेकिन उसका राहुल गांधी के बयानों से, उनके दावों से कोई संजय कुमार के डेटा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने देखा जब वो आया था
और राहुल गांधी का हम जान रहे हैं। तो इसलिए जो है वो बिना मतलब का, और बीजेपी इसमें क्यों फंस रही है कि बीजेपी ने आज उनकी लोकल किसी यूनिट ने राहुल गांधी की यात्रा में भी घुसपैठ की, रोकने की कोशिश की या डिस्टर्ब करने की कोशिश की। यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। जितना वो करेंगे उतना वो नुकसान कर रहे हैं, और ज्ञानेश कुमार तो नुकसान कर ही रहे हैं बीजेपी का। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में आज अफरा तफरी का माहौल भी एक बार पैदा हुआ, और जो आप बता रहे हैं, और उसमें हुआ ये कि एक सुरक्षाकर्मी घायल भी हो गया, ये खबर भी है और विजुअल्स भी हैं। लेकिन खैर सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी की सुरक्षा आप जानते हैं किस लेवल की सुरक्षा है, और साथ में तेजस्वी यादव भी हैं। दोनों, वो उधर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, ये लोकसभा नेता प्रतिपक्ष, उनके साथ साथ CPI-ML के नेता हैं, मुकेश सहनी भी हैं। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ तमाम नेता, और उनको रोकने की कोशिश हर जगह हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको रोकने की कोशिश हो रही है। अनिल सिन्हा जी, बहुत सारी बातें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पर हम उसको घटित होते देख भी रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूँगा कि क्या यहाँ जो एक प्रेशर बना रहे थे राहुल गांधी दिल्ली में बैठ के, पटना पहुँच के, यानी बिहार पहुँच के, पटना नहीं बल्कि सासाराम से शुरुआत हुई है, पटना पहुँचेंगे 1 तारीख को, और अभी तक 3 दिनों में और कितना प्रेशर बनाते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी? देखिए क्या है कि एक आपने बहुत पुराना, आप लोगों ने पढ़ा या नहीं, शरद जोशी ने एक लिखा था कि नर्वस आ गए हैं जी, वर्ड का इस्तेमाल किया था। वो बहुत फेमस हुआ था उनका वो व्यंग कि पटना आके हम तो नर्वस आ गए, और वो बहुत प्रोमिनेंटली नवर टाइप से छापा था। उन दिनों हम लोग जर्नलिज्म में आ गए थे, तो वही हो गया क्या कि पटना बिहार के मैदान में चुनाव आयोग नर्वस आ गया है, और ये ज्ञानेश कुमार पूरी तरह नर्वस आ गए हैं, उनको कुछ करते नहीं बन रहा है। तो अब ये जो है, और वो नर्वसनेस जो है वो बहुत बढ़ गया है। वो बढ़ गया है इसीलिए कि ये जो चीज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक था, चीज थी वहां तक जो मुद्दा था वो, और जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके तक था, वो अब रोड पे आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। और इसमें चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर डे 1 से जो उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव पर लिखा था, लेक SIR शुरू करने के पहले, वो अगर नहीं, और ये अभी बोल रहा है कि हमने 4000 मीटिंग की, चुनाव आयोग ने लिखा है। अभी जो आज का प्रेस रिलीज है उनका, एक प्रेस रिलीज में 4000 पॉलिटिकल पार्टी से ब्लॉक लेवल से लेकर के यहाँ तक मीटिंग की, और एक BJD से बातचीत उनकी हुई है, उस पर अलग से एक प्रेस नोट दिया। अरे भाई, इतनी मीटिंग कर लिया आपने, तो आपने वो SIR के बारे में बताया क्यों नहीं? और उसकी कौन सी मीटिंग, किसको, कुछ को नहीं मालूम था, एकाएक आपने किया। उसके बाद वो तो वही कह रहे हैं कि मीटिंग करो। तो जब मीटिंग के लिए गए तो उनको मीटिंग के लिए कह रहा था कि 30 लोगों, आप सबको नहीं बुलाएंगे। तो आज तक ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज गई हो और उसको कहा कि 30 लाओ, 2 लाओ। इसके पहले की मीटिंग के बारे में भी अंदरूनी खबर हमारी है कि बहुत बेइज्जत किया लोगों ने। उन्होंने कहा कि इतने लोगों को बाहर में बिठाया, जो पॉलिटिकल लीडर सब गए थे, और उसके बाद कहा कि सिर्फ अध्यक्ष जो है उनको ही अंदर लूंगा। ये सारा कुछ किया। आप पॉलिटिकल पार्टीज को ये ट्रीट कर रहे हैं। अब बिहार में अब भुगतिए। अभी तो वो आपने एक प्रेस रिलीज देखी है, अभी तो हमको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये देखेंगे आप, जो उनका आएगा ऑर्डर, जो या जो भी उस पर ऑब्जर्वेशन, वो आपको नजर आएगा। मुझको नहीं लगता है कि इसको बहुत काइंडली लेने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। वो बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, इन्होंने आग में, किसी ने कहा भी कहीं कि पानी डालने के बदले उसमें घी डाल दिया। ये क्या कहते हैं, मैं तो एक चीज जो बहुत ही एब्सर्ड है, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि कहीं ये लोग ये तो चक्कर में नहीं है कि बीजेपी को इसी तरह डुबा दिया जाए। मतलब कि कई बार हमारे यहाँ बिहार वगैरह में इस तरह के साजिश के बारे में लोग बोलते हैं कि अरे मिल करके उसको मरवा दिया, मतलब ले गया, आपके साथ लड़ रहा है
और जब गोली चली तो आप हताहत हो गए, वो सब बच के निकल आया। ये हमारे यहाँ कॉमन घटना मानी जाती है। तो उसके दोस्तों ने ही दगा की। तो मुझको लग रहा है कि ये चुनाव आयोग और जो बाकी जो उनके लोग हैं वही लोग उसके साथ दगा कर रहे हैं, बीजेपी के साथ। कोई भी सेंसिबल आदमी बताएगा कि इसमें नहीं जाना था। आज तक चुनाव आयोग पर हमले हुए विपक्ष के या किसी का या कोई शिकायत लेके गया, कभी कांग्रेस ने या कोई भी सरकार ने कभी उसके ये क्या कहते हैं डिफेंस में नहीं आई, बल्कि सेशन के तो खिलाफ केंद्र सरकार ही लड़ रही थी कांग्रेस की। और उन्होंने एक के बदले 2 चुनाव आयुक्त और से ऐड कर दिया। ये हालत होती है। कभी इस तरह से उनको डिफेंड करना या उनके साथ मिल जाना, ये कोई कोशिश नहीं की लोगों ने, किसी भी नेतृत्व ने। ये कहाँ से ये मतलब ये इसको मूर्खता की श्रेणी में रखना चाहिए उन लोगों ने खुद के। अब संबित पात्रा, अब अभी देखिए नैरेटिव क्या चला। लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, बहुत काफी टाइम हो गया है। बोले 2 लड़के यूपी के लड़के वाले जैसा चला था, वो बोला पूरा गोदी मीडिया चालू हो गया। लड़के, अरे वो लड़के नहीं है, विपक्ष का एक नेता है, क्या कहते हैं देश का संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है दूसरा है बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता और उप मुख्यमंत्री रह चुका है। ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रह चुका है, ये अध्यक्ष। वो आदमी कार्यकारी अध्यक्ष है जो भी थे, वो रह चुका है। उसको आप बोल रहे हैं कि ये जो है तो क्या कहते हैं 2 लड़के, और वो बोल दिया संबित पात्रा ने, उसका सब ने उसको उठा लिया। ये हमको लग रहा है कि सब मिल करके जो मोदी जी के खिलाफ उनके मन में जो मतलब ये है क्रोध है, मतलब जो भी उनके खिलाफ है, वो वही लोग उनको वही उनके ही मतलब लोग उनको पीठ चक्कर में हैं कि इनको ये कर दें, राजनीतिक रूप से ये करें। तो मुझको लग रहा है ये ज्ञानेश कुमार भी बहुत पुराना कोई बदला ले रहे हैं और उनका बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, एक छोटा सा कमेंट। बिहार, क्या बिहार से दिल्ली की तरफ देख रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, मैंने कहा कि ये पाटलिपुत्र की विजय यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं और पाटलिपुत्र के बाद इंद्रप्रस्थ की बारी आनी ही आनी है। जो परिस्थितियां हैं, अब सिन्हा जी तो बहुत लंबी बात कह गए कि मोदी जी के ही लोग मोदी जी को पटखनी देने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि असली पहलवानी तो इधर हो रही है। अखाड़ा तो उधर है जिधर हुजूम है, वहां भले ही मोदी बच जाएं क्योंकि वो दाव पेच में बहुत माहिर हैं, लेकिन यहां नहीं बचने वाले। असली खेल तो बिहार में होने जा रहा है। इसलिए आप कॉन्फिडेंस लेवल जरा देखिए। वो राहुल गांधी जो 10-11 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और विपक्ष जो सत्ता पक्ष है उसके लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने कितने चुनाव हारे, तो जिसने इतने चुनाव हारे उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, और जो सत्ता में प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल से उनका जरा चेहरा देखिए, हवाइयां उड़ी हुई। चुनाव आयोग कैसे ही बचा ले, और इस बार अगर चला गया तो आप समझ सकते हैं कि 26 में क्या होगा। उधर तो ममता दीदी है और ममता दीदी को याद होगा, वो ममता दीदी चिल्ला चिल्ला कर कहे थे। फिर 27 में उत्तर प्रदेश है। ये जो बड़े राज्य हैं, और मुझे लगता है कि 27 तक की नौबत आएगी नहीं, उसके पहले ही खेल हो जाएगा। मोदी जी तो सितंबर में 75 के हो रहे हैं। उसी चक्कर में मोदी जी को यह कहना पड़ा कि साहब आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। अब बायलॉज कहां है, अगर मांग लिया जाए, मैं तो पढ़ना चाहता हूं आरएसएस का बायलॉज, अगर मिल जाए तो मैं भी मेंबरशिप ले लूं, मुझे अच्छा लगे तो। भाई एनजीओ है। अब इतना जो मोदी जी की आदत है, मुझे लगता है कि रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है झूठ बोलने में, और वो पार्लियामेंट से लेकर के वो लाल किले तक वो कई बार फिल्मी लगता है, जैसे फिल्मों में नहीं होता है कुछ भी डायलॉग चल रहा है,
वैसे ही डायलॉग मोदी जी का चलता है। हालांकि वो सब लिखा हुआ होता है, क्योंकि विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर तो बोल भी नहीं सकते, उनकी अभी एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि भक्तों ने तो उनको विश्वगुरु बना रखा है, लेकिन काहे का विश्वगुरु जो विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर ना बोल पाता हो, और ऐसे लोग कहीं गुरु मान ले हैं तो उन चेलों का क्या होगा। अंधे अंधा ठेलिया, दोनों को ही कुएं में जाना है राजीव जी। तो मोदी जी तो फिलहाल प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भक्तों का जो होना है, आगे कुआं है वो पीछे खाई है। बिहार में नौबत आई है, यहां बचने वाले नहीं है, और यहां से फिर नंबर जो आना है, इसलिए मैंने कहा कि 27 तक तो नौबत ही नहीं आनी, उसके पहले ही मोदी जी को हम लोग विदा करेंगे ससम्मान। वो बात अलग है कि उसके बाद राहुल जी जाने कि क्या होगा, और चुनाव आयुक्त गणेश कुमार जाने और मोदी जी जाने कि क्या होगा, लेकिन अभी खेल तो पूरा बाकी है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। जो राहुल गांधी ने कहा ना कि कहां छिपोगे, लोकतंत्र के गुनहगारों को जनता बख्शती नहीं है राजीव जी, कतई नहीं। और इन्हें अपने गुनाहों का स्वीकारोक्ति तो छोड़ दीजिए, इनको उसकी सजा भी भोगनी होगी। बस वक्त का इंतजार कीजिए राजीव। बिल्कुल वक्त का इंतजार करें, और बहुत कुछ बदलते हुए आप देख रहे हैं मौसम की तरह। कहीं बारिश, मुंबई में मोनोरोल मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, इधर चंडीगढ़ में बारिश हो रही है, पूरे देश में बारिश हो रही है, लेकिन मौसम बदल रहा है। क्या मौसम की तरह पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो हम बदलते हुए देखेंगे? आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत शुक्रिया अनिल जी, शकील जी, अमलेंदु जी, प्रशांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी भी सीधे बिहार से, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथी जो बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अशोक कटियार जी गुड नाइट लिख रहे हैं। देखिए लंबा वक्त गुजर गया, 8:47 मिनट माफ़ी चाहूँगा। विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग की इज्जत धूल धूसरित हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की तीनों चुनाव आयुक्तों की व्यक्तिगत पेशी लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑर्गन ऑफ सरकार है, ऊंची संवैधानिक संस्था है, सब उनके फैसलों के अधीन हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब। और लियोनारा फिनर्टी हैं, गुड वन प्रोफेसर रविकांत सर, वी विल रिजॉइस लिख रहे हैं। राजेश चौधरी जी भी हैं, नरसिंह कुंदलवाल साहब भी हैं। ज्ञानेश कुमार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने की हिम्मत जुटाएंगे या इस्तीफा दे देंगे, या फिर जांच सही पाए जाने तक पर जेल की हवा खाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप पूछ रहे हैं। और अफसर अली साहब लिख रहे हैं कि आज मेरी सब बात आप लोगों ने बोल दिया, मेरे कहने के लिए बस धन्यवाद बचा। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वारिस हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं। इस प्रोग्राम में भक्त क्यों आते हैं जबकि इसके पैनल के लोग इनकी पूंछ में आग लगा देते हैं और ये तिलमिलाने और नाचने लगते हैं। उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से लिख रहे हैं कि भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया ही संवैधानिक है। चुनाव आयुक्त असंवैधानिक है, माफ़ी चाहूँगा, असंवैधानिक है। चुनाव आयुक्त भाजपा भ्रष्ट जनता पार्टी और षड्यंत्रकारी नीतियों के साथ है और न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। अजीमुद्दीन अंसारी साहब भी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। मोमिन खान साहब गुड नाइट लिख रहे हैं और जुबैर भी हमारे साथ बने हुए। यूनुस अंसारी जी आपको भी सलाम करता हूं। सौम्या यादव जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सौम्या यादव जी और यूनुस अंसारी जी। ज्योति जी हमारे साथ हैं बनी हुई। संजीव सैनी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सलीम बने हुए हैं। राजीव शर्मा जी बने हुए हैं, थैंक यू राजीव जी आपको भी। और ओम प्रकाश जी, देवेंद्र चटर्जी जी गुड नाइट। रेजी मिंज हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। नौमान अंसारी साहब, बहिष्कृत न्यूज भारत न्यूज़ भी हैं। यूनुस अंसारी, नेहा सैयद जी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 3 महीने व्हील पर थी, ओह। उम्मीद करता हूं नेहा जी कि आप, क्योंकि बहुत दिनों बाद 3 महीने बाद अब आपका आज मैसेज पढ़ने को मिल रहा है और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगी और
अपना ख्याल रखिए और आइए कम से कम मैसेज के जरिए अपने स्वास्थ्य की जानकारी ज़रूर दीजिए और कल और बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी आने के लिए और कमेंट लिखने के लिए, अपनी जानकारी देने के लिए, अपने स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए। और अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए नेहा सैयद जी। रॉय भी हमारे साथ बने हुए हैं और करामात भी हमारे साथ हैं, महिबुल्लाह जी हैं, ओम प्रकाश जी, संजीव सैनी जी गुड नाइट आपको भी, और अमन प्रजापति जी गुड नाइट लिख रहे हैं, और राजेश आर्या जी हमारे साथ हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं, अशोक गंभीर साहब भी गुड नाइट लिख रहे हैं, उदिता जैन जी बहुत सुंदर वार्तालाप लिख रही हैं, उदिता जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एम सुब्रमण्यम जी हैं, देखना है कि नायडू साहब रेड्डी का समर्थन करेंगे या बदले में सरकार से कोई बहुत बड़ा पैकेज लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सही। और शाम है हमारे साथ, आई लव लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एके हैं हमारे साथ, श्री किरण जी हमारे साथ हैं, और राय मोहन सिन्हा साहब हैं। इमोजी पजल भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप बोलते हैं हो कि मध्यावधि चुनाव हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, और उसके बाद वो नहीं होगा जो अभी तक हुआ है, ये याद रखिएगा। अगर मध्यावधि चुनाव हुआ तो फिर इमोजी फजल साहब फिर मुश्किल होगा वापस आना नरेंद्र मोदी का। और नेहा सैयद जी हैं, उनका लिखना है कि अब बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट के लिए, और अपने स्वास्थ्य का बहुत पूरा ख्याल रखिए। और एक लंबे प्रोसेस से, लंबे दर्द से आपको गुजरना पड़ा होगा। एक्सीडेंट का क्या हाल होता है हम सब समझते हैं, इसलिए अपना ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए नेहा सैयद जी। मोइन सिद्दीकी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर शर्मा जी गुड नाइट लिख रहे हैं, गुड नाइट आपको भी। आफ्ताब आलम साहब और सुखजिंदर सिंह साहब भी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। और